हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से रीजनिंग के इस रिवीजन बैच में, जिसमें कि हम आईबीपीएस, आरआरबी, असिस्टेंट और पीओ के प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए एक बैच जो है टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज अगर आप ये सीरीज में दी गई वीडियोस को गो थ्रू करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि बैंकिंग की रीजनिंग के अंदर बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड हैं। तो इससे पहले हम 2 टॉपिक्स कर चुके हैं, एक अल्फाबेट टेस्ट और एक कोडिंग डिकोडिंग। तो आज का हमारा तीसरा टॉपिक जो है इस सीरीज के अंदर वो रहेगा अल्फा न्यूमेरिक पजल को लेके। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर असिस्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आउट ऑफ 40 आपको मिनिमम 10 क्वेश्चंस आने के फुल ऑन चांसेस है। आपको कैटेगरी भी बता दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर ऑफिसर प्री की बात करें, पीओ प्री की बात करें, तो उसमें 5 क्वेश्चंस तो कंफर्म आते ही आते हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट प्री में 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन सी टाइप आएगी वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और बाकी रही बात, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक पजल के अंदर आपको लेटर्स या नंबर्स या दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो पहली कैटेगरी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, इस कैटेगरी में जो ये टाइप है क्वेश्चन की, इसको हम स्पेसिफिकली कोई नेम नहीं दे सकते हैं। ये तो बस आपको अल्फाबेट टेस्ट में जैसे कुछ टाइप होती है ना क्वेश्चंस की, जिसको आप नेम नहीं दे सकते। जो जो कंडीशंस आपको गिवन है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करते चली जाइए। जैसे कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन में देखिए, ये 5 मार्क्स का सेट आपको असिस्टेंट प्री में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। आपको ये लेटर्स की फॉर्म में है, आपको नंबर्स की फॉर्म में भी आ सकता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। आपको क्या है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन में 3-3 लेटर्स के 5 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। हर ग्रुप के अंदर ये 5 ग्रुप्स आपको दिए गए हैं अक्षरों के। हर ग्रुप के अंदर ये हमारा पहला अक्षर होगा, ये दूसरा और ये तीसरा। दूसरे ग्रुप के अंदर या दूसरे वर्ड के अंदर ये पहला, दूसरा और तीसरा। जरूरी नहीं होगा कि जितने भी ये लेटर्स के ग्रुप्स आपको दिए जाएंगे ये एक मीनिंगफुल वर्ड की ही फॉर्म में होंगे। लेटर्स किसी भी वेरिएशन में हो सकते हैं। आपको बस क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन में डिमांड की जाएगी, जो भी कंडीशंस रखी जाती हैं, उन्हीं कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं करना। जैसे आपको गाइड किया गया है अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीजर फॉलो अप करना होता है। बट इसमें आप टाइम ज्यादा कंज्यूम कर देते हो। क्वेश्चन होता बहुत आसान है, बट उसे आप टाइम कंज्यूमिंग बना देते हो। तो उसे कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन का आपको सेट रहेगा इन्हीं 5 वर्ड्स के ऊपर। तो करने की स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझना। चाहे वीडियो को डबल स्पीड पे देखो एंड तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आपने अभी तक सीख भी नहीं रखी होंगी। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इफ द सेकंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरी की पूरी कंडीशंस को गो थ्रू करना है। ये नहीं है कि आपने यहां तक क्वेश्चन को रीड आउट किया और जो भी आपको चेंजेस बोली गई हैं वो चेंजेस अप्लाई करनी शुरू कर दी। ऐसा कभी भी नहीं करना। क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ो, उसे अंडरस्टैंड करो और सिचुएशन में आगे रिक्वायरमेंट को टारगेट करो कि आपको यहां पर फिगर आउट क्या करना होता है। तो पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई है हमें कि दिए गए शब्दों के अंदर जितने भी आपको दूसरे अक्षर अवेलेबल हैं, हर दूसरे लेटर को क्या करना है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से उसके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है। एक कंडीशन होगी। तो यहां पर यह बोला गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड हैव मोर देन 1 वोवल इन इट। तो ऐसे जैसे ही आप ये चेंजेस अप्लाई कर देंगे, तो चेंजेस अप्लाई करने के बाद यहां पर ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें मोर देन 1 वोवल है, एक से ज्यादा स्वर हो। तो आपको वोवल का तो आइडिया है ही है, 5 तरह के वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। चलिए, अब हर अक्षर को प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस करना है। देखो, एक कॉमन सी चीज होती है, मैं आपको कन्वे कर देता हूं। ऐसे कौन से 5 अक्षर हैं जिनको उनके प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस करेंगे तो वो एक वोवल बनेगा। तो वो कौन कौन से वोवल है? पिछले लेटर के साथ क्या होना चाहिए, कन्वर्ट करने पे एक वोवल बनना चाहिए। तो वो लेटर कौन सा होगा? बी होगा।
एक एफ होगा, ठीक है, एक जे हो जाएगा, एक पी होगा और एक वी होगा। ये 5 लेटर्स हैं जिनको आप प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस करेंगे तो वो एक वोवल में कन्वर्ट होगा। बी का पिछला लेटर क्या होता है? ए। एफ का क्या होता है? ई। जे का आई। ठीक है, पी का क्या होता है? ओ। और वी का क्या है? यू। बस आपको ये देखना है कि इन 5 में से कोई भी दूसरी पोजीशन पे लेटर अवेलेबल है या नहीं, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर हम बात करें, हर शब्द के अंदर दूसरा लेटर जो है वो सिर्फ आर ही है जो एक कॉन्सोनेंट की फॉर्म में है, बाकी सारे के सारे क्या है? एक वोवल ही है। जब आप किसी भी वोवल को उसके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस कर देते हो तो वो एक कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये सारे के सारे वोवल कन्वर्ट करने की नीड है ही नहीं। रीजन बीइंग, कोई भी वोवल में चाहे आप एक का डिक्रीमेंट करो चाहे एक का इंक्रीमेंट करो, कहने का मतलब चाहे उसको उसके प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस करो चाहे उसको उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करो, वो एक कॉन्सोनेंट में ही कन्वर्ट होगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पर आपको ये वर्ड देखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप हर दूसरे लेटर को पिछले लेटर के साथ रिप्लेस करेंगे तो वो एक कॉन्सोनेंट ही बन जाएगा। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी कितने हैं? एक वोवल है, वो तो कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट हो गया। हमें तो ऐसे शब्द चाहिए जो एक से ज्यादा वोवल में कन्वर्ट हो रहे हो। इसमें तो बेचारा एक भी वोवल नहीं है रहेगा। ठीक है, पहले ओवरऑल तो देख लो, एटलीस्ट एक वोवल तो होना चाहिए। क्या पहला और तीसरा अक्षर आपको वोवल दिखाई दे रहा है? कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। बात इसके ऊपर आके रहेगी। अगर मैं आर को, दूसरे अक्षर को पिछले लेटर के साथ रिप्लेस कर भी देता हूं तो वो लेटर कौन सा रहेगा? क्यू। तो ए क्यू एम, इसमें भी एक ही वोवल रहेगा। तो यहां पर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें आप हर दूसरे लेटर को प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस कर देंगे तो वो एक वोवल में कन्वर्ट हो रहा है। या किसी भी लेटर में अगर कन्वर्ट हो भी रहा है, बट कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें मोर देन वन वोवल एग्जिस्ट कर रहे हो। ओके, जैसे कि दूसरा देखिए, देखो ये वर्बली करने वाले होते हैं। जितनी भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको कन्वे करूंगा उसे ध्यान से समझना, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगी। ये मत कहिएगा कि टाइम कंज्यूमिंग जा रहा है, क्योंकि चीजें आपको मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करनी होती हैं। अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी ना क्वेश्चन की। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ अपने लिए सॉल्व कर रहा हूं। अपने लिए सॉल्व कर रहा तो मतलब मेरे तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं। ओके, तो चीजें ध्यान से समझ के चलिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं प्री पॉइंट व्यू से बात करें तो। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स, अगर हर एक शब्द के अंदर ऑल द अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, अगर हर एक शब्द के अंदर, शब्द के भीतर ही अगर अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार अरेंज कर दिया जाए विद इन द वर्ड, ओके, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बिगिन विद अ वोवल, तो कितने शब्द ऐसे होंगे जो एक वोवल से शुरू होंगे। अब ये भी बहुत आसान है। अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आर्म में अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूं तो ए ही ऐसा लेटर है जो स्टार्टिंग में होगा और ए एक वोवल है। आपको पूरा वर्ड अरेंज करने की इसमें नीड नहीं है कि ए एम आर बनेगा। क्लियरली पता चल रहा है ये ए से शुरू होने वाला है, मतलब ये वोवल से शुरू होगा। एक वर्ड तो ये हो गया। इसमें अगर बात करें तो ये शब्द जो है वो डी से शुरू होगा। डी तो एक कॉन्सोनेंट है। हमें ऐसे शब्द देखने हैं जो एक वोवल से शुरू हो रहे हो। एक तो आर में शब्द होगा, ठीक है, ये भी ए से शुरू हो रहा है। दूसरा शब्द ये हो गया, ये डी से शुरू होगा, ठीक है, ये नहीं काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा। ये किससे शुरू होगा? ये जी से शुरू होगा, तो ये भी नहीं काउंट होगा। तो सिर्फ 2 ही शब्द यहां पर ऐसे थे जिसमें आप विद इन द वर्ड अगर अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो 2 शब्द ऐसे हैं जो एक वोवल से शुरू होने वाले हैं। देखो इसमें पेन पेपर की कोई भी नीड नहीं रहती है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए, पूरा 4 क्वेश्चन का या 5 क्वेश्चन का सेट आपको आएगा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको बीच के अक्षर ज्ञात करने हैं। किस किस के बीच के अक्षर ज्ञात करने हैं? कहता थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, बाएं छोर से जो दूसरा शब्द है उसका तीसरा अक्षर। बाएं छोर से दूसरा शब्द कौन है? मड। इसका तीसरा लेटर कौन सा है? डी। एक तो डी की बारे में बात की जा रही है। सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट, और जो दाएं छोर से दूसरा शब्द है उसका दूसरा अक्षर। दाएं छोर से दूसरा शब्द कौन सा है? डोम। इसका दूसरा लेटर क्या है? ओ। तो मतलब कि आपको डी और ओ के बीच के अक्षरों के बारे में पूछा जा रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इन बिटवीन कितने लेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके,
तो सिंपल सा केस है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, डी की प्लेस वैल्यू मेंशन करनी है 4, ओ कौन से प्लेस पे होता है 15, तो 15 और 4 में कितने का अंतर आ गया 11 का। ये तो ये बात हो गई कि डी ओ से और ओ डी से कितनी पोजीशन दूर बैठा हुआ है, 11 पोजीशन दूर बैठा हुआ है। बट बीच के अक्षर के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 लगाना पड़ेगा। तो इनके बीच में 10 लेटर आ रहे हैं, मतलब के मोर देन 4 का केस हो गया। समझ में आ गया? तो आपको ये चीज हर एक चीज लिख के नहीं रखनी है, ठीक है, जो काम की चीज है उसे नोट डाउन करो। जैसे बाएं छोर से दूसरे शब्द का तीसरा लेटर बोला था, बाएं छोर से दूसरा शब्द है MUD, इसका तीसरा लेटर है D, तो D लिख के रख लिया। दाएं छोर से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर बोला गया था, दाएं छोर से दूसरा शब्द है DOM, इसका दूसरा लेटर है O, तो O लिख के रख लिया। सिर्फ मिनिमम टू मिनिमम चीजें ही आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा पेन पेपर आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होता चला जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, अगर दिए गए शब्दों में ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, अगर हर एक कॉन्सोनेंट को उसके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, हर एक व्यंजन को पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब उसमें -1 कर दिया जाए उसकी पोजीशन वैल्यू में, और हर एक वोवल को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। जितने भी वोवल्स होंगे उसको अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है, मतलब उसकी पोजीशन वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है। क्लियर? देन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल बी नो वोवल, तो ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें एक भी वोवल नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपको पिछले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही क्लियर किया था कि किसी भी वोवल में चाहे आप 1 का इंक्रीमेंट करते हैं चाहे आप 1 का डिक्रीमेंट करते हैं, हर वोवल जो है वो तो एक कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट होगा। तो इन सारे के सारे वर्ड्स की बात करें, हर वर्ड के अंदर एक वोवल एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो जब आप वोवल को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करेंगे वो तो कॉन्सोनेंट बनेगा ही बनेगा। एग्री करेंगे इस चीज को, वो तो कॉन्सोनेंट बनेगा ही बनेगा। तो यहां पर आपको वोवल चेंज करने की नीड नहीं है। आप ये देखिए कौन सा कॉन्सोनेंट वोवल में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स ही हैं जो वोवल में कन्वर्ट होंगे। कौन कौन से कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो वोवल में कन्वर्ट होंगे, एक तो ये वाले हो गए 5, ठीक है, मैं यहां पर आपके लिए लिख लेता हूं, ये हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं। अगर आप इनको इनके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस करते हो, एक सेकंड के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं चीज, तो ये आ जाएगा Z D, इधर आ जाएगा H N N T, और अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करें तो B F J P V। ये लेटर्स ऐसे हैं, पहले ये 5 अक्षर ऐसे हैं Z D H N T, जिनको आप उनके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करेंगे तो वो वोवल बन जाएंगे। Z का अगला अक्षर A, D का E, H का I, N का O, T का U। और ये 5 अक्षर ऐसे हैं जिनको आप उनके प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस करेंगे तो भी वो एक वोवल बनेंगे। समझ में आ गई बात? और हमें कंडीशन में बोला क्या गया है कि हर एक कॉन्सोनेंट में 1 का डिक्रीमेंट करना है, हर एक व्यंजन को उसके प्रीवियस अक्षर के साथ रिप्लेस करना है, तभी वो एक वोवल बन पाएगा। ओके, अब सुनिए ध्यान से, हमें कैसे शब्द चाहिए जिसमें एक भी वोवल ना हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जितने भी वोवल एग्जिस्ट कर रहे थे वो तो कॉन्सोनेंट बन चुके हैं, एग्रीड। बस इस बात का ध्यान रखिए कहीं किसी शब्द के अंदर इनमें से कोई अक्षर एक भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि बी की बात करते हैं, क्या 5 अक्षरों में कोई बी है? बिल्कुल भी नहीं। एफ की बात करते हैं, एफ है, ये देखो एफ आ गया। अगर मैं एफ को उसके पिछले लेटर के साथ रिप्लेस करूंगा, इसमें तो वोवल एग्जिस्ट कर गया। अगर इसमें वोवल एग्जिस्ट कर रहा है तो इस शब्द को मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे शब्द चाहिए जिसमें एक भी वोवल नहीं होना चाहिए। तो इसमें से एक वर्ड तो बाहर निकल गया। अब देखो कहीं भी जे एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। पी एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वी एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये 4 शब्द ऐसे हैं जिसमें आप हर एक कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर के साथ और हर एक वोवल को अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करेंगे तो उसमें एक भी वोवल नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया? तो बस इन सिचुएशंस को आपको ध्यान से देखना है। अब एग्जाम में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे का पूरा डिटेल में इसे सॉल्व करने बैठेंगे। कैसे जी? हमें तो हर एक वोवल को पिछले लेटर के साथ रिप्लेस करना था, सॉरी हर एक वोवल को अगले अक्षर के साथ। तो ए का बी बन गया, कॉन्सोनेंट को पिछला अक्षर, आर से क्यू बनेगा,
ठीक है, m का पिछला अक्षर क्या हो गया l। पहले तो सोचेंगे भी क्या होता है। चलो, m का पिछला अक्षर l हो गया, u का अगला अक्षर v हो गया और d का पिछला अक्षर क्या हो गया, c हो गया। चलो अगले पे आते हैं। c का पिछला अक्षर b हो गया, a का अगला अक्षर b हो गया और d का पिछला अक्षर c। ऐसे एक एक लेटर को रिप्लेस करने बैठेंगे और मोर ओवर ये भी कंफ्यूजन होगी कि कहाँ -1 करना है, कहाँ +1 करना है, उधर ही फंस जाएंगे। तो इसको टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाना है आपको। ये चीजें आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ये चीज नोट डाउन करके रख सकते हो साइड के ऊपर। आपको रफ शीट्स मिली जाती है ना, तो इस बात अगर याद नहीं कर पाते तो ये नोट डाउन कर लो कि अगर कोई भी वोवल पिछले लेटर के साथ रिप्लेस होगा तो वो कॉन्सोनेंट बनेगा। कौन से कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट होगा ये दिए गए हैं। कोई भी वोवल अगले लेटर के साथ रिप्लेस होगा तो इन कॉन्सोनेंट्स में कन्वर्ट होगा। ये कौन से कॉन्सोनेंट है ये देख लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली सिचुएशन को हैंडल कर लेना, जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया। तो देखो, अगर आपको स्पीड मैनेज करनी है अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो। मैं इसी पेस के साथ ही पढ़ाऊंगा, कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी एक्सप्लेनेशन में डाउट आए रिवाइंड करके देख लो, ओके। कई इतने वो होते हैं ना भी, हाँ पता नहीं है सर ने क्या पढ़ा दिया, भाई रिवाइंड करके देख लो, दोबारा से समझ लो। अब यही सेट आपको नंबर्स या डिजिट्स की फॉर्म में भी आता है। पिछला केस हमने लेटर्स की फॉर्म में देखा, अब डिजिट्स की फॉर्म में भी देखिए। जैसे आपको 3-3 अंकों का 5 नंबर्स दिए गए हैं। कहता इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज्ड। अगर हर एक संख्या में पहले और आखिरी अंक को या पहले और तीसरे अंक को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए, ठीक है, देन विच नंबर विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर। दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इस चीज के बारे में आपको पूछा जा रहा है। अब सुनिए ध्यान से। अब इसको भी वर्बली किया जा सकता है, जितना हो सके कम से कम पेन पेपर का यूज करेंगे। ये क्या बन जाएगा 963, ये क्या बन जाएगा 165। अब 963 बैठा हुआ है ऑलरेडी, ओके, 963 ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये बनेगा 100 एंड कुछ, ये है 900 एंड कुछ। कहने का मतलब अगर मैं इन्हीं दो शब्दों या दोनों नंबर्स की बात करूं तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इन दोनों नंबर्स में अगर पहले और तीसरे को अगर मैंने आपस में एक्सचेंज कर दिया तो सबसे बड़ा नंबर यही बनेगा। सिर्फ इन दोनों नंबर्स की बात करते हैं। 9 पहले आ जाएगा, 3 बाद में चला जाएगा, इधर 5 बाद में चला जाएगा, इधर 1 पहले आ जाएगा, ये बनेगा 963, ये बनेगा 165। तो कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात है ये वाला। तो अगर मैं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं सिर्फ तीसरे अंक को ही पहले ले आऊं, ये 9 से शुरू होगा, 900 कुछ, तीसरे अंक को भी यहां पर पहले ले आऊं तो ये 100 कुछ से स्टार्ट होगा। तो यहां से भी तो क्लियरली पता चल रहा है कि 900 कुछ वाला बड़ा हुआ एज कंपेयर टू 100 कुछ वाले से। तो आपको ये सारी की सारी चेंजेस करने की नीड नहीं है। आपका जस्ट टारगेट क्या है, आखिरी नंबर या आखिरी डिजिट पिक कर लो। हर नंबर के अंदर आखिरी डिजिट देखिए क्या है, 9, 1, 2, 8, 6। सभी नंबर्स के अंदर आखिरी अंक जो है वो वेरी कर रहा है। तो क्लियरली पता चलेगा जो सबसे बड़ा अंक है और तीसरा सबसे बड़ा जो अंक है, अगर वो पहली पोजीशन पे आ जाएगा तो वो सबसे बड़ा नंबर क्रिएट कर देगा। ये बन जाएगा 963, ये बन जाएगा 165, ये बन जाएगा 264। क्लियरली पता चल रहा है ना आपको। तो बस आप आखिरी डिजिट देख लो, दूसरा सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा डिजिट है, ये देखो सबसे बड़ा डिजिट है 9, तीसरे की बात कर रहा हूं, तीसरे डिजिट की बात कर रहा हूं। तीसरा सबसे बड़ा दूसरा डिजिट कौन सा है, यह है 9, 9 से छोटा कौन है 8। तो ये नंबर जो है वो सेकंड हाईएस्ट बनेगा 278। ये वो संख्या है जिसमें आप पहले और तीसरे अंक को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो वो दूसरी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया क्या रहता है सॉल्व करने का, भाई ये 963 हो गया, ये 165 हो गया, ये 264 हो गया, ये 872 हो गया, ये 687 हो गया। बताओ दूसरी सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी है कि दूसरी सबसे, क्या कुछ और पिटारा निकल के आया है पोटली में से, यही तो सिचुएशन है। तो सिर्फ आखिरी डिजिट से ही कंपेयर करके पता चल रहा है, तो डायरेक्टली उसी को हिट क्यों नहीं करते हो आप, ठीक है। तो स्मार्टली प्ले करना होता है। तो ये कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं जितने भी आपको एग्जाम में आते हैं, ओके। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है। कहता इफ 1 इज एडेड टू द मिडल डिजिट ऑफ द ईच नंबर,
जितने भी मध्य में दिया गया अंक है या दूसरा अंक जो है विद इन द नंबर, उसमें एक जोड़ दिया जाए, पहली कंडीशन। देन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज्ड। जैसे ही आप हर मध्य में दिए गए अंक में एक जोड़ते हैं और उसके बाद पहले और दूसरे डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। जैसे 6 का क्या बना, 7 बना, तो 7 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर दो। 6 का क्या बना, 7 बना, तो 5 और 7 को आपस में इंटरचेंज कर दो। इस 6 का भी 7 बना, तो 7 और 4 को इंटरचेंज कर दो। 7 का 8 बन गया, तो 8 और 2 को इंटरचेंज कर दो, एंड सो ऑन। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। करने नहीं बैठना, समझना है, अंडरस्टैंड करना है पहले तो। उसके बाद देखिए क्या हुआ। कहता देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। जो भी आप ये इंटरचेंजिंग कर दोगे, जो भी पहली कंडीशन को फॉलो कर दोगे, उसके बाद जो भी नए नंबर निकल के आएंगे, तो उसमें जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर होगा उसका तीसरा अंक क्या होगा। समझ में आ गया? मेरी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो इन्होंने ये बोला कि मध्य वाले अंक में एक जोड़ दो, ठीक है। फिर जब मध्य वाले अंक में एक जोड़ देंगे तो पहले और दूसरे अंक को आपस में इंटरचेंज कर देना है, स्थानांतरित। जैसे ही आपने पहले और दूसरे अंक को अरेंज कर दिया, फिर वहां पर आपको कंपैरिजन में पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ा नंबर है, कौन सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। बस आपको वो वाला नंबर पकड़ना है जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर हो, उसका तीसरा अंक बताना है। समझ में आ गया? अब समझिए ध्यान से। अब हम बीच के नंबर की बात करें, क्योंकि वहां पर ही गेम घूमेगी। कैसे गेम घूमेगी? क्योंकि बीच के डिजिट में एक जोड़ेंगे और वो सबसे पहले आने वाला है, यही होगा ना। जैसे बीच का डिजिट है 6, 6 क्या बनेगा, 7, तो 739 बन जाएगा। बीच का डिजिट है 6, बनेगा 7, 751 बन जाएगा। यही कंडीशन बोली गई है। फिर पहले और दूसरे को एक्सचेंज भी तो करना था, तो सिर्फ बीच वाला डिजिट कंपेयर करो। ये है 6, ये है 6, ये है 6, ये है 7 और ये है 8, तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा ये। क्यों? इसके बीच का डिजिट सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो 8 किस में कन्वर्ट होगा, 9 में, तो 9 अगर 7 के साथ रिप्लेस होगा तो 976 बन जाएगा। सबसे बड़ा नंबर यही बनेगा। उससे छोटा नंबर कौन सा होगा, ये वाला। कैसे पता चला? क्योंकि इसके बीच का डिजिट है 7, बाकियों में 6 है, तो 7 जो है दूसरा सबसे बड़ा अंक है, ठीक है। 7 को कन्वर्ट करोगे 8 में, 8 फिर 2 में के साथ इंटरचेंज करेगा तो 828 नहीं बन जाएगा। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें आपको इंटरचेंज भी करना पड़ा, फिर क्या नंबर बनेगा। बस इतना देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा ये चेंजेस करने के बाद। जी, सबसे बड़ा नंबर बनेगा 786 वाला। फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, 278 वाला। 278 वाला ही बनेगा ना। अब आपने इंटरचेंज किस किस को किया, पहले और दूसरे को। पहले और दूसरे को इंटरचेंज किया मतलब 7 और 2, मतलब 2 और 8 को इंटरचेंज किया ना, तो इसका तीसरा डिजिट क्या है, 8 है। क्योंकि आपको दूसरी सबसे बड़े नंबर का तीसरा अंक बताना था। देखो पेन पेपर कहीं यूज ही नहीं हो रहा, ये तो मैं जितना भी नोट डाउन कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। वर्बली क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं ये वाले, तो कम से कम पेन पेपर का यूज करना है, सिचुएशन को ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसी सेट के अंदर, इफ इन ईच नंबर द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, हर एक संख्या के अंदर दूसरे और तीसरे को आपस में एक्सचेंज करना है। जैसे ये बन जाएगा 396, ये बन जाएगा 516, ये बन जाएगा 426, ये बन जाएगा 287 एंड सो ऑन। ऐसे करने नहीं बैठना, समझना है बस, ठीक है। What will be the sum of the first and the third digit of the second lowest number? तो जो दूसरा सबसे छोटा नंबर होगा उसके पहले और तीसरे अंकों का योग क्या है। बताओ इसमें क्या करने वाला है। क्या हमने पहले डिजिट के साथ कोई छेड़खानी की? नहीं की ना। तो पहला डिजिट अगर मैं एज इट इज रख दूं, दूसरा तीसरा आपस में रिप्लेस करता भी रहूं, और पहला डिजिट देख लीजिए सभी संख्याओं के अंदर पहला डिजिट डिफरेंट है, तो वहीं से ही पता चल जाएगा सबसे छोटा कौन है, दूसरा सबसे छोटा नंबर कौन है। सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा, 278। इससे बड़ा कौन बनेगा, 369, 369। तो यहां पर 369 ही किस में कन्वर्ट होगा, 396 में। दूसरा सबसे छोटा नंबर यही आएगा। सबसे छोटा कौन सा बनेगा, 278 का क्या बन जाएगा, 287। 200 कुछ ही रहेगा,
क्योंकि पहले डिजिट में देखें हर नंबर के अंदर पहला डिजिट तो कॉमन ही है, सॉरी डिफरेंट है, तो पहले डिजिट को कंपेयर करके ही पता चल रहा है सबसे छोटा कौन है, 2, फिर 3 है, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 7 वाला एंड सो ऑन। दूसरा तीसरा ही इंटरचेंज हो रहा है ना, पहले को तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर मेरे पास ये होता कि एक नंबर है 269 और एक नंबर है 278, मुझे इसमें सोचना पड़ता कि जब मैं इन दोनों संख्याओं में दूसरे और तीसरे अंक को आपस में एक्सचेंज कर दूं तो दूसरा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो ये चेंज करके आपको देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो दूसरा सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा, ये वाला, ना कि ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये 296 में कन्वर्ट हो रहा है और ये 287 में कन्वर्ट हो रहा है। पहला डिजिट कॉमन होता तो अलग सिनेरियो था, जब हर नंबर के अंदर पहला डिजिट ही अलग अलग है तो उससे से ही पता चल रहा है कि सबसे छोटा कौन है, दूसरा सबसे छोटा कौन है, बीच का नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है। दैट्स इट। तो चेंजेस करने के बाद आपको पहले और तीसरे अंकों का योग ज्ञात करना था, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, बी ऑप्शन। क्लियर है जी। चलो, अगर देखो चीजें समझ में आती है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ओके, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, अगर संख्या के भीतर ही अंकों को आरोही क्रम में अरेंज कर दिया जाए, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बढ़ता बढ़ते क्रम की तरफ, ठीक है, देन विच नंबर विल बी द लोएस्ट नंबर, सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। अब आरोही क्रम में अरेंज करना है तो ध्यान से सुनिए, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ये बनेगा 300 कुछ। हर नंबर के अंदर क्या हो रहा है, 3 अलग अलग डिजिट घूम रहे हैं, ये बनेगा 300 कुछ, ये बनेगा 100 कुछ, ये 200 कुछ, ये 200 कुछ, ये 600 कुछ, तो 100 कुछ वाला ही तो सबसे छोटा नंबर होगा, वो कौन सा होगा, 561। कॉमन सेंस वाले सवाल, आपको सारी सिचुएशन को अप्लाई करके नहीं देखना। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है वो लकीर के फकीर होते हैं, ठीक है, इसको अरेंज करने ही बैठ जाएंगे, 369 हो गया, ये 156 हो गया, ये 246 हो गया, ये 278 हो गया और ये हो गया 678, ऐसे अरेंज करने बैठेंगे। भाई क्यों कर रहे हो, इसी से ही तो पता चल रहा है सबसे छोटा अंक जो होगा विद इन द नंबर, सभी नंबर्स को कंपेयर करके, तो वही तो सबसे छोटा नंबर बनेगा, ठीक है। क्या मजाक कर रहे हो, हर एक चीज को नोट डाउन करके। नेक्स्ट, फिर से नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। इफ ऑल नंबर्स आर रिटन विद देयर डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर हर एक संख्याओं को उनके डिजिट्स के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, मतलब डिजिट्स को अरेंज करना है विद इन द नंबर, ये बन जाएगा 1 4 7, जैसे कि पिछला क्वेश्चन देखा है अभी, विच नंबर अमंग देम विल बी द सेकंड लोएस्ट। अब ये इजीली किया जा सकता है, अगर आप इसे अरेंज करेंगे तो ये बनेगा 147, ये 289, 279, ये 157, ये 359 और ये बन जाएगा 389। ऐसे ही अरेंज करोगे। अब सुनिए ध्यान से, नंबर्स को कैसे अरेंज करना है विद इन द नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। सबसे छोटा डिजिट देख लो हर नंबर के अंदर कौन सा है, सबसे छोटा डिजिट जो है एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, मतलब 2 छोटे नंबर मुझे मिल गए, ठीक है। ये बनेगा 147 और ये बनेगा 157, तो मुझे किसके बारे में पता करना है, सेकंड लोएस्ट नंबर, दूसरा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये बनेगा 147, क्योंकि अंकों को आरोही क्रम में अरेंज करना है। अब 147 बड़ा होता है या 157 बड़ा होता है, 157, तो 147 वाला सबसे छोटा हुआ, 157 वाला दूसरा सबसे छोटा नंबर हुआ, तो वो कौन सा नंबर बन रहा है, 175। आपको इंटरचेंज करके नहीं बताना कि वो कौन सा नंबर बनेगा, बस आपको ये बताना है ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें आप ये चेंजेस कर देंगे तो मुझे कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो आप 175 में अगर ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो वो ही दूसरा सबसे छोटा नंबर बनेगा। ओके, चलो इसके ऊपर आइए। इफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर है, दूसरे सबसे बड़े नंबर का तीसरा अंक, पहले तो कंपेयर करो दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जी, दूसरा सबसे बड़ा नंबर है 714, इसका तीसरा अंक क्या है, 4, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हो गया 927, उससे छोटा नंबर 714, तो दूसरा सबसे छोटा नंबर तो 714 ही हुआ, इसका तीसरा अंक कौन सा है, 4, ठीक है। तो क्या करना है, इज डिवाइडेड बाय द, उसको भाग देना है किससे,
फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर का पहला अंक। सबसे छोटा नंबर यहां पर कौन सा है? 175। उसका पहला अंक क्या है? 1। तो 4 को 1 से भाग देना है और इसका रिजल्ट बताना है क्या होगा। बताओ इसमें क्या था समझने वाला? बस डिजिट्स को पिक करना है और गिवन कंडीशन को फॉलो करना था। अगला यही नंबर्स है, कहता इफ ऑल नंबर्स आर रिटर्न विद देयर डिजिट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर से वही कंडीशन आई है कि जितने भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनके डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए। विच नंबर अमंग देम विल बी द हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर आपको बताना था। तो ये हम पहले भी ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में यहां पर सेकंड लोएस्ट नंबर है, यहां पर आपको हाईएस्ट नंबर बताना है। ओके, तो हाईएस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट डिजिट, समझ में आ गया। अब जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये बनेगा 100 कुछ, ये 200 कुछ, ये 100 कुछ, ये 300 कुछ, ये भी 300 कुछ। ये 100 और 200 वाले नंबर हैं, ये 300 वाले नंबर हैं, मतलब इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर आएगा। कैसे? अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, ये बनेगा 359 और ये बनेगा 389। अगर आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में आप डिजिट्स को अरेंज करने बैठेंगे तो 389 सबसे बड़ा नंबर हुआ एज कंपेयर टू 359। तो 398 वाला आपका आंसर आ गया। ओके, इफ द एडिशन ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, कहता हर एक नंबर के अगर आखिरी 2 अंकों को, ठीक है, योग करके जोड़ के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। रिपीट कर देता हूं, हर एक नंबर के जो आखिरी 2 अंक होंगे उनको पहले आपस में जोड़ना है, ऐड करना है, फिर उसको 5 से गुना देना है, ठीक है, पहली कंडीशन। एंड देन सब्ट्रैक्टेड बाय फर्स्ट डिजिट, और जो भी रिजल्ट आएगा 5 गुना करके उसमें अगर एक माइनस कर देते हो, या सॉरी पहला डिजिट माइनस कर देते हो, देन आफ्टर डूइंग द ऑपरेशन हाउ मेनी नंबर्स आर ऑड नंबर्स। लो भाई, अब ध्यान से सुनिएगा इस सिचुएशन को। रिपीट कर देता हूं मैं पूरे का पूरा क्वेश्चन क्या बनने जा रहा है। पहले तो कहता है दूसरे और तीसरे अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर, ऐड करो। दूसरे और तीसरे को आपस में जोड़ना है, ऐड करना है, फिर उसको 5 से गुना करना है। 5 से गुना करने पे उसमें पहला डिजिट माइनस करना है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो एक ऑड नंबर बनाएंगी। अब जैसे कि मैं पहले नंबर की बात करता हूं 714, इसका दूसरा और तीसरा कौन है? 1 और 4। 1 और 4 कितना हो गया? 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25। 25 में 7 माइनस करो, पहला डिजिट माइनस करना है। 25 में 7, ओड नंबर में ओड नंबर माइनस करोगे तो एक सम संख्या बनेगी, इवन नंबर बनेगा। तो पहला तो कैंसिल कर दो, 25 में 7 कम करोगे 18 बनेगा। हमें तो विषम संख्या चाहिए। यहां पर आइए, 7 और 2 9, 9 का 5 गुना 45, 45 में फिर से विषम संख्या माइनस करेंगे तो एक सम संख्या बनेगी। इग्नोर करो। 7 को 5 से, ये देखो ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आखिरी 2 अंकों का योग जो है, ध्यान से देखो, पहली 2 संख्याओं में आखिरी 2 संख्याओं का योग कितना है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या को 5 से गुना करोगे विषम संख्या बनेगी। विषम संख्या जो बनेगी उसमें आप विषम संख्या ही माइनस कर देंगे तो वो एक सम संख्या में कन्वर्ट नहीं होगी। सम संख्या में विषम संख्या माइनस करेंगे तो विषम संख्या बनेगी। विषम संख्या में सम संख्या माइनस करेंगे तो विषम संख्या बनेगी। इंग्लिश में इवन नंबर में ओड नंबर माइनस करेंगे तो ओड नंबर बनेगा। ओड नंबर में इवन नंबर माइनस करेंगे तो भी ओड नंबर बनेगा। ओड में ओड माइनस करेंगे, विषम में विषम माइनस करेंगे तो इवन ही तो बनेगा, सम संख्या तो बनेगी। ठीक है, तो यही चीज इनके साथ हो रही थी। अब यहां पर देखो 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 को 5 से गुना करोगे इवन नंबर बन रहा है ना। इवन नंबर में 1 माइनस करोगे, सम संख्या में 1 ओड नंबर माइनस करोगे तो ओड नंबर ही तो बनेगा। मतलब मुझे मेरा पहला नंबर मिल चुका है। 9 और 3 12, 12 में 5 माइनस कर दो तो भी ओड नंबर बनेगा, क्योंकि 12 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, उसका 5 गुना भी इवन नंबर होगा। ठीक है, इवन नंबर में ओड नंबर माइनस करोगे तो ओड ही तो बनेगा। फिर से देखो 9 और 8 17, 17 का 5 गुना ओड नंबर है, ओड नंबर में ओड नंबर विषम संख्या माइनस करोगे तो इवन नंबर बन जाएगा। तो ये 2 नंबर ऐसे थे जिनके आखिरी 2 अंकों का योग जो है 5 से गुना कर दें और उसमें पहला डिजिट माइनस करें तो एक ओड नंबर बनेगा। तो कितने नंबर ऐसे बने हैं? 2। ओके, मैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन फिर से करूंगा। ये भी हो सकता है
काफ़ी को कन्फ्यूजन आई हो, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा। 1 और 4 5 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, 7 भी ओड नंबर है, तो ये इवन में कन्वर्ट होगा, गुना करने की नीड ही नहीं है। 7 और 2 9 ओड नंबर है, ओड नंबर में ओड नंबर माइनस करोगे इवन नंबर बनेगा, गोली मारो। 7 और 5 12 इवन नंबर है, 12 में 1 कम किया ओड नंबर, ओवरऑल ओड नंबर यही बनेगा। ठीक है, 7 और 5 12 का 5 गुना 60 में 1 कम कर दो 59 ही तो हुआ, ओड नंबर ही तो बन रहा है। 9 और 3 12 इवन नंबर है, इवन में ओड माइनस करो ओड रहेगा। 9 और 8 17 17 ओड है, ओड में ओड माइनस करो इवन आ जाएगा। तो ये दो नंबर ऐसे हैं जो गिवन ऑपरेशन को फॉलो करके एक ओड नंबर में कन्वर्ट हो रहे थे। अब ओके होगा। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। अगर आपको ऑफिसर प्री लेवल के एग्जाम में अगर इस तरह का सेट आता है तो 4 लेटर का कॉम्बिनेशन आपको पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना, और एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ही आते हैं, आपको क्वेश्चन रीड आउट करने में ही टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो बेहतर है इस सेट को, अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो कभी भी स्टार्टिंग में देखते ही अटेम्प्ट मत करना। इससे बेहतर है आप सिटिंग पजल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपका सिटिंग पजल का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये टफ नहीं होते हैं, इनमें जो कंडीशंस को फुलफिल करना होता है ना, वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। ओके, चलो गो थ्रू करें इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई करके देखना, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आइएगा। चलो शुरू करते हैं। कहता इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड्स इज रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, अगर विद इन द वर्ड पहले और आखिरी अक्षर को आपस में पहले और आखिरी अक्षर को किस में बदल दिया जाए, उनके तत्काल अगले अक्षर के साथ, मतलब उनमें एक का इंक्रीमेंट कर दिया जाए। जी का बन जाएगा एच, डी का बन जाएगा ई। ठीक है, पहले और आखिरी की बात की जा रही है, उनको उनके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, पहली कंडीशन। एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर लेफ्ट अनचेंज्ड, और जो बचे हुए अक्षर है, बचे हुए अक्षर मतलब बीच के 2 अक्षर ही तो रह गए, उनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रखी। ठीक है, दूसरी कंडीशन, देन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर सारे के सारे शब्दों को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दिया जाए। शब्दों को ध्यान से सुनिए, वो ये नहीं कह रहा कि लेटर्स को विद इन द वर्ड अरेंज करे, वो कह रहा है शब्दों को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दिया जाए, देन विच वर्ड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो जो बाएं छोर से दूसरा शब्द होगा उसका तत्काल दाईं ओर कौन आएगा। बहुत इजी सवाल है, रिपीट कर देता हूं कंडीशन क्या क्या है। पहली बात तो यह बोला जा रहा है कि आपको पहले और आखिरी अक्षर को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है विद इन द वर्ड। जैसे ही आप उसको अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर देंगे, फिर सभी शब्दों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दीजिए लेफ्ट टू राइट। जैसे ही आप उन्हें अरेंज कर देंगे तो जो बाएं छोर से दूसरा शब्द होगा उसका तत्काल दाईं ओर कौन सा आएगा शब्द। अब अगर इधर ही बात करें, बाएं छोर से दूसरा शब्द कौन है, ये, इसका तत्काल दाईं ओर कौन है, ये, मतलब पांचों में बीच वाला शब्द ही तो पूछा जा रहा है। बाएं छोर से दूसरे शब्द का तत्काल दायां मतलब तीसरा शब्द। तीसरा शब्द जो होता है वो 5 शब्दों में बीच का ही शब्द हो गया ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से करना क्या है, इनको करना है आपको अल्फाबेटिकली अरेंज। कैसे अरेंज करेंगे कि पहले और आखिरी अक्षर को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब पहला अक्षर ही देख लो, पहला अक्षर किसी के साथ इंटरचेंज तो नहीं होने वाला ना, वो अगले अक्षर के साथ रिप्लेस होने वाला है, आपको रिप्लेस करने की नीड ही नहीं है। हर वर्ड का पहला लेटर देखो क्या है, GBWDM। अब इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन करेगा, प्लेस वैल्यूज। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर आप G को H बना देंगे, D को E बना देंगे, ठीक है, B का बन जाएगा C, C का बन जाएगा D। ठीक, तो सबसे पहले यही आएगा क्योंकि B जो है वो C में कन्वर्ट हुआ, ये G H में कन्वर्ट हुआ। मैं करके बता रहा हूं बट आपको ये करना नहीं है फॉलो। ठीक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। W का क्या बन जाएगा X, D का क्या बन जाएगा E, M का क्या बन जाएगा N। मैं आखिरी अक्षर को अभी 1 सेकंड के लिए रिप्लेस नहीं कर रहा हूं। जैसे ही आपने अरेंज कर दिया, अब इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करने बैठोगे,
अल्फाबेटिकली अरेंज करने बैठोगे, सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा जिसका पहला लेटर सबसे छोटा है? कौन है? सी वाला। फिर उसके बाद कौन सा अरेंज होगा? ई वाला। ठीक है, फिर उसके बाद कौन अरेंज होगा? एच वाला, फिर एन वाला, फिर एक्स वाला। ऐसे ही अल्फाबेटिकली अरेंज होगा। अगर मैं इसको अरेंज ऐसे ना करूं कि पहले मैंने रिप्लेस कर दिया अगले अक्षर के साथ, फिर इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया, इसके बजाय अगर मैं इन्हीं शब्दों को ऐसे अरेंज कर दूं तो अल्फाबेटिकली, क्योंकि हर शब्द का पहला लेटर जो है वो वेरी कर रहा है। पहला शब्द कौन सा होगा? बी वाला या सी वाला। दूसरा शब्द कौन सा होगा? ई वाला या डी वाला। एक ही बात होगी ना। तीसरा शब्द कौन सा होगा? एच वाला या जी वाला। चौथा शब्द कौन सा होगा? एन वाला या एम वाला। पांचवा शब्द कौन सा होगा? एक्स वाला या डब्ल्यू वाला। समझ में आ रही है बात? तो आपको यहां पर हर पहले और आखिरी अक्षर को रिप्लेस करने की नीड ही नहीं थी अगले अक्षर के साथ। इन्हीं शब्दों में ही देख लीजिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों में ही देख लीजिए क्या करना है। अब इन्हीं शब्दों को अगर मैं कंपेयर कर भी लूं तो ध्यान से देखिए होगा क्या। शब्दों को कंपेयर करते हैं। ओके, तो एक सेकेंड। हाँ, शब्दों को कंपेयर करो आपस में। सबसे पहला शब्द, हमें बीच वाला शब्द देखना है ना, क्योंकि बाएं छोर से दूसरे का तत्काल दायां मतलब तीसरा शब्द, या बीच का शब्द ही देखना था। तो बीच का शब्द देखना है कौन सा होगा। ये 2 है पोजीशन वैल्यू, ये 4 है और ये 7 है। ये मध्य में बैठा होगा, बिल्कुल सेंटर में। ओके, तो इसमें आपको चेंजेस करके बतानी थी। पहला अगले के साथ रिप्लेस होगा और आखिरी भी अगले के साथ रिप्लेस होगा। तो ये क्या बन जाएगा? बीच वाला शब्द। इसका आंसर क्या बनेगा? HEOE। HEOE, डी ऑप्शन आपका आंसर। कितना पेन पेपर यूज हुआ देखो, ओरली करने वाला है। नहीं समझ आया रिवाइंड करके देख लो। देखो, अगर आप पहली बार चीजें सीख रहे हैं तो हल्की सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। अगर आप कहीं ना कहीं से पहले पढ़ चुके हैं ना, तो आपको चीजें फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाएंगी। अब जो बिगिनर्स हैं, पहली बार सीख रहे हैं, सिर्फ हाँ एग्जाम भरा तो था, एक बार ट्राई करने जा रहे हैं हम, तो उसके बाद देखेंगे प्रेपरेशन करनी है या नहीं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं। तो मे भी हो सकता है आपको पहली बार चीज़ें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इसको आप दूसरी बार गो थ्रू करेंगे, चीज़ें अपने आप क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए, इफ इन द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों में यदि द सेकेंड अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ईच वर्ड इज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब हटा देना। ठीक है, अगर बाएं छोर से, हर शब्द के अंदर बाएं छोर से जो दूसरा अक्षर है उसको हटा दिया जाता है, मतलब ई को यहां से हटा दिया, इधर ए को हटा दिया, इधर ए को हटा दिया, इधर ई को हटा दिया, इधर ई को हटा दिया, इस तरह से बोला जा रहा है। ओके, देन द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर ऑफ अदर लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज रिटन। और जितने भी बाकी के अक्षर होंगे ना, उनको उनके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। 2 कंडीशन हुई हैं। हर शब्द के अंदर जो दूसरा अक्षर होगा बाएं छोर से, एक तो हटा दो, बचेगा कौन सा? पहला, तीसरा और चौथा अक्षर। और जितने भी बाकी अक्षर बचेंगे उनको उनके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दो। ओके, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव एटलीस्ट 1 वोवल। तो कितने शब्द ऐसे होंगे जिसमें कम से कम 1 वोवल होगा। अब देखो, हर लेटर जो है अगले लेटर के साथ रिप्लेस होने वाला है। हर लेटर अगले लेटर के साथ रिप्लेस होने वाला है। हमें क्या देखना है? जिसमें 1 वोवल होगा, कम से कम 1 वोवल होगा। अब वोवल अगर बच गए, अगर मैंने सपोज इधर ई को रिप्लेस हटा दिया, ए को, ये ए को हटा दिया, ई को हटा दिया, सपोज इनको हटा दिया, बाकियों को उनके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है। वोवल तो कॉन्सोनेंट में ही कन्वर्ट होगा। अगर किसी भी वोवल में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, ए का अगला अक्षर बी कॉन्सोनेंट बन चुका है, ई का अगला अक्षर एफ कॉन्सोनेंट बन चुका है, तो वोवल तो कॉन्सोनेंट में बन चुका है ना। हमें किसकी डिमांड हो रही है? कि वोवल मिलना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट ही होंगे जो वोवल में कन्वर्ट होंगे। कौन कौन से कॉन्सोनेंट होंगे? एक होगा जेड, एक होगा डी, ठीक है, एक होगा एच, एक होगा एन, और एक कौन सा होगा? टी। तो ये 5 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनमें आप 1 का इंक्रीमेंट करते हैं या एक लेटर एक्स्ट्रा या अगले अक्षर के साथ इन्हें रिप्लेस करते हैं, तो वो ही वोवल बनेंगे। अब वोवल अगर अगले अक्षर के साथ रिप्लेस हो रहा है, वो तो कॉन्सोनेंट बनने जा रहा है। ठीक है, बस ये देख लो, इनमें से कोई लेटर एग्जिस्ट कर रहा है विद इन द वर्ड, वो वोवल बन जाएगा, उसको मैं काउंट कर लूंगा, क्योंकि उसमें कम से कम 1 वोवल तो आएगा ना, एटलीस्ट 1 तो आएगा।
चाहे दो आए क्या फर्क पड़ता है, कम से कम एक होना चाहिए। अब जैसे कि यहां पर बात करते हैं, जी एच बना कॉन्सोनेंट बन गया, ओ पी बना कॉन्सोनेंट बन गया, बट डी तो ई में कन्वर्ट होगा, मिल गया पहला शब्द, कम से कम एक वोवल आ गया। तो ऐसे ही देख लो, ठीक है, इन पांचों में से कोई लेटर एग्जिस्ट कर रहा है हर एक में। ये देखो डी इधर आ रहा है, डी इधर आ रहा है, दो शब्द मिल गए मुझे जिसमें कम से कम एक वोवल तो पक्का आएगा। जेड देख लो है कहीं भी, नहीं आ रहा। एच देख लो है जी, बिल्कुल आ रहा है, वॉश भी काउंट हो गया, ये तीसरा शब्द मिल गया। उसके बाद एन देख लो आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, ओके। और टी नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर देखिए बी सी में कन्वर्ट होगा, आर एस में कन्वर्ट होगा, सी डी में कन्वर्ट होगा, कहाँ है, एक भी वोवल नहीं है। तो कितने शब्द ऐसे हैं, चार शब्द ऐसे हैं, दिए गए ऑपरेशन को फॉलो करेंगे तो उनमें कम से कम एक वोवल तो पक्का आएगा। समझ में आई बात? तो आपको हर एक चीज डिटेल में नोट डाउन करने की नीड नहीं है, सिर्फ इतना लिखने की नीड है बस। रादर जी का एच बन गया, ओ का पी बन गया, डी का ई बन गया, फिर इसको काउंट करने बैठो, गलत, ऐसा करना ही नहीं है आपको, टाइम कंज्यूमिंग है। तो भेड़ चाल में नहीं आना, सारे ऐसे ही कर रहे हैं, थोड़ा अलग से चीजें सीखो, तभी फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम क्रैक कर पाओगे। चलो आगे देखिए, इफ ईच ऑफ द वोवल्स इज रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर। सक्सीडिंग लेटर और फॉलोइंग क्या होता है थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, अभी के लिए कन्वे कर देता हूं। सक्सीडिंग का मतलब होता है अगला, जैसे एक का सक्सीडिंग नंबर कौन सा है, दो। ए का सक्सीडिंग लेटर कौन सा है, बी। सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है, अगला। तो अगर हर एक वोवल को उसके सक्सीडिंग मतलब अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब उसमें वन का इंक्रीमेंट कर दिया जाए उसकी प्लेस वैल्यू में, ठीक है, पहली कंडीशन। और कॉन्सोनेंट को रिप्लेस कर दिया जाए उसके प्रीवियस लेटर के साथ, इमीडिएटली प्रेसीडिंग लेटर, प्रेसीडिंग का मतलब होता है पिछला, और हर एक कॉन्सोनेंट को उसके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट टू कॉन्सोनेंट्स। तो ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें कम से कम दो कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है, कम से कम दो कॉन्सोनेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, हर वोवल में अगर मैं वन का इंक्रीमेंट करता हूं या वन का डिक्रीमेंट करता हूं तो वो तो कॉन्सोनेंट बन रहा है। सभी शब्दों को एक बार ध्यान से देखो, इसमें कितने वोवल हैं, दो, तो दो कॉन्सोनेंट तो इसमें बन ही गए, पहला ये हो गया। इसमें कम से कम दो कॉन्सोनेंट तो आ ही गए, क्योंकि दोनों वोवल, दोनों के दोनों वोवल दोनों कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट होने वाले हैं। ई का एफ बन जाएगा, ओ का पी बन जाएगा। ई और जी और डी चाहे जहां मर्जी दीवार में सिर मारे, हमें उससे क्या करना, मुझे दो कॉन्सोनेंट तो मिल गए ना, मेरा मतलब पूरा हो गया। सिमिलरली मीन शब्द में भी देखिए, दो तो मिल गए, बाकियों में एक एक तो है ही है, इधर एक कॉन्सोनेंट है, इधर एक कॉन्सोनेंट है, इधर एक कॉन्सोनेंट है। कैसे पता चला, क्योंकि तीनों शब्दों में एक एक वोवल एग्जिस्ट कर रहा है, और वोवल अगर अगले अक्षर के साथ रिप्लेस होगा तो एक कॉन्सोनेंट में तो कन्वर्ट हो गया ना। तो बस मुझे यहां पर यह देखना है एक और कॉन्सोनेंट मिल के आ रहा है या नहीं आ रहा। वो कैसे पता चलेगा, हर एक कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है। बी का पिछला अक्षर ए, वोवल बना, मुझे कॉन्सोनेंट चाहिए एक और। आर का पिछला अक्षर क्यू, मिल गए दो कॉन्सोनेंट, एक ए से बना एक आर से बना, ए का अगला अक्षर बी, आर का पिछला अक्षर क्यू, दो कॉन्सोनेंट मिल गए। डब्ल्यू का पिछला अक्षर, हाँ जी, डब्ल्यू का पिछला अक्षर क्या होता है, वी, दो कॉन्सोनेंट मिल गए। वी फॉर वोवल होता है, बट वो वोवल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। डी का पिछला अक्षर क्या होता है, सी, मिल गए दो कॉन्सोनेंट, क्योंकि कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस करना था। तो पांचों के पांचों शब्द यहां पर ऐसे थे जिसमें आप क्या करेंगे, वोवल को अगले अक्षर के साथ और कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस करेंगे, तो पांचों शब्दों में कम से कम दो कॉन्सोनेंट तो पक्का आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स की देखिए काउंटिंग ज्यादा होती है, तो ऐसे वर्ड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। रेयर केस होगा कि अगर आपको एक तो चार चार का कॉम्बिनेशन दिया गया है, और रेयर केस होगा जिसमें एक भी वो कॉन्सोनेंट ना आए, कॉन्सोनेंट तो पक्का होगा। वोवल का सीन थोड़ा रहता है, क्योंकि वोवल बेचारे पांच ही हैं, कई बार मिलते हैं कई बार नहीं मिलते। नेक्स्ट, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, यदि दिए गए सभी शब्दों में ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू एन अल्फाबेट विच इमीडिएटली सक्सीड द रिस्पेक्टिव लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, कुछ नहीं कह रहा, कहता अगर हर एक व्यंजन को, ठीक है, उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। रिस्पेक्टिव लेटर मतलब उसी को ही डिफाइन किया जा रहा है, अक्षर को ही। दिए गए शब्दों में अगर हर एक कॉन्सोनेंट को उसके दिए गए
अक्षर के अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, देन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल हैव एटलीस्ट वन लेटर ई। तो कितने शब्द ऐसे होंगे जिसमें कम से कम एक अक्षर ई आएगा। अब यहां पर देखो चेंज किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट को। कौन सा कॉन्सोनेंट ऐसा है जो ई में कन्वर्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ डी। पर डी ई में बन रहा है और कितने डी ई में बन रहे हैं वो आपको दिखाना है, ठीक है। और लेटर ई आना चाहिए। इधर ई तो है ही है, ये तो काउंट होगा ही होगा, क्योंकि हमने ओवरऑल वर्ड में देखना है ना, हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म। जब आप ये ऑपरेशन फॉलो कर देंगे तो कितने शब्द ऐसे होंगे जिसमें एक वोवल या एक लेटर ई आएगा। तो इसमें तो ई ऑलरेडी है, पढ़ा रहने दो। इसमें ई ऑलरेडी है, इसमें ई ऑलरेडी है, बात इन पे आ रही है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि इधर लेटर डी ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। डी एग्जिस्ट करेगा तभी तो वो अगले अक्षर ई में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो 3 शब्द ऐसे हैं जिसमें लेटर ई आ रहा है, कम से कम लेटर ई एक बार तो आ ही रहा है। बाकी वॉश में नहीं आएगा, बार्क में भी नहीं आएगा। कर लो हर कॉन्सोनेंट को अगले अक्षर के साथ रिप्लेस। ई से मतलब है, ई है ही नहीं। ओके चलो, इफ ऑल द अल्फाबेट आर असाइंड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए टिल जेड, दैट इज ए इज गिवन 1, बी इज 2 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब हर एक लेटर को उसकी दी गई प्लेस वैल्यूज के हिसाब से अरेंज कर दिया जाए। हर एक लेटर को A1 B2 C3 D4 E5 Z तक 26 तक, इस तरह से बोला जा रहा है। देन विच वर्ड हैज द सेकंड मैक्सिमम सम वैल्यू। सम वैल्यू मतलब ऐसे कितने शब्द होंगे जब आप उनकी पोजीशन वैल्यू का योग करेंगे, जोड़ करेंगे, तो उनका सम सबसे बड़ा माना जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो ऑल्टरनेट एक ही है, सारे के सारे लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को ऐड करके देखो। दूसरा ऑल्टरनेट ये हो सकता है जिसमें एक एक डिजिट वाले लेटर है ना, उनको साइड कर दो। जिसमें अगर इधर बात करें तो एक डिजिट वाले कितने हैं? 3। इधर एक डिजिट वाले कितने हैं? 3। इधर एक डिजिट वाला सिर्फ 2 बैठे हैं, ठीक है। इधर एक डिजिट वाले कितने हैं? 2। इधर एक डिजिट वाले कितने हैं? 2। तो जिसमें 3 लेटर एक एक डिजिट वाले हैं वो सबसे बड़े तो बनने की प्रोबेबिलिटी में कम ही आएंगे। इधर देखो ये 23 और 19 कितना हो गया? 23 और 19 हमारे पास हो गया 42 कॉन्सोनेंट्स का सम। ठीक है, सिर्फ इन्हीं को ही ऐड करके देख रहा हूं मैं। इधर देखो 14 और 20 कितने हो गए? 34। इधर देखना 13 और 14 कितने हो गए? 27। ओके, अब यहां पर देखो सिंगल डिजिट में अगर मैं ऐड करने बैठता तो ये सबसे छोटे नंबर बनते, इनसे भी छोटे नंबर बनते। ट्राई कर लो। 7 5 12 और 5 सॉरी 12 और 15 27 और 4 ये 31। अभी तो मैंने इधर 5 6 और 1 5 और 1 को जोड़ा नहीं है, अब यही 31 बन रहा है सभी को जोड़ के। ये कितना बन रहा है? 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 18 कितने हो गए? 6 और 18 ये 24, ये सबसे छोटा बन गया। इधर मैंने अभी ए और एच को काउंट नहीं किया, अभी भी ये बड़ा बन के बैठा है। ठीक है, ये इससे बड़ा बन के बैठा है, ये इससे बड़ा बन के बैठा है, तो सबसे बड़ा नंबर ये बनेगा। ओके, कौन सा? वॉश। ट्राई कर लो। 1 और 8 कितने हो गए? 9। इसमें 9 और जुड़ेंगे, कितना बन गया? 51। इधर आ जाओ 5 और 4 9, ये कितना बनेगा? 43। ठीक है, ये 51 बन गया, ये 43 पे बैठा है। इसमें 6 जोड़ दो, 5 और 1 6, ये कितना बन गया? 33। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना है? 51। तो ये वॉश शब्द के अंदर है। लेटर्स की अंडरस्टैंडिंग ये आपको बता देगी भाई ये वो वर्ड है जिसमें आप इनकी पोजीशन वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो सबसे बड़ा बनेगा। लेटर्स की वैल्यू ही बता देती है, W X Y ये सबसे बड़े बड़े नंबर होते हैं, इनको आप ऐड करने जा रहे हैं तो ओवरऑल ही बड़ा नंबर क्रिएट करेंगे। तो जहां पर सिंगल डिजिट में लेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको पहले साइड रखो, 2 डिजिट वाले जहां पर लेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ऐसे ऑपरेशन आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं आपको जितने भी आपको क्वेश्चन लेटर से रिलेटेड आते हैं तो वहां पर आपको पोजीशन वैल्यूज का रोल ज़्यादा देखना पड़ता है। उन चीज़ों का ध्यान रखिए क्योंकि वो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे आपके। ठीक है, चलो बड़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्राई कीजिए। हाँ, ट्राई नहीं करना, आगे हम कन्वर्ट करेंगे इसे। पहले तो चीज़ें
बेसिक वाली समझ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ये आपको पीओ प्री में भी और असिस्टेंट प्री में भी 5 क्वेश्चन का सेट आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब इसे ध्यान से समझना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर देता हूं। टर्म्स क्या हैं? फॉलोड बाय, प्रेसीडेड बाय, सक्सीडेड बाय। वैसे मैं पहले आपको कन्वे कर चुका हूं। एक टर्म है फॉलोड बाय, हिंदी में भी बताऊंगा। एक टर्म है सक्सीडेड बाय, और एक टर्म है प्रीसीडेड बाय। ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा हो सकता है। चलो इन टर्म्स को समझते हैं। सपोज आपके पास ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, CDEFGH एंड सो ऑन। अगर आपसे पूछा जाए कि ई का फॉलोड बाय लेटर क्या होता है, तो फॉलोड बाय का मीनिंग क्या होता है? हमेशा अगला। ई का फॉलोड बाय कौन है? F। जी का फॉलोड बाय लेटर H। डी का फॉलोड बाय लेटर E। जनवरी का फॉलोड बाय मंथ फेब्रवरी। मंडे का फॉलोड बाय डे ट्यूसडे। ओके, तो फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है? हमेशा अगला। वैसे देखा जाए तो ए के फॉलोड बाय में सारे ही बैठे हैं, बट आपको अकेला फॉलोड बाय नहीं दिया जाता। इनके लिए एक प्रीफिक्स मेंशन होता है, इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब तुरंत अगला। जैसे ए का इमीडिएटली फॉलोड बाय कौन है? बी। ई का इमीडिएटली फॉलोड बाय कौन है? एफ। अगर मैं सी की बात करूं, वो भी ए के फॉलोड बाय आगे ही बैठा हुआ है, बट सी जो है वो ए का सेकंड फॉलोड बाय लेटर है। डी का थर्ड फॉलोड बाय लेटर कौन है? तीसरा अगला, 1 2 3 जी हो जाएगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा आपको इमीडिएटली टर्म पक्का दी जाती है कि किसी भी लेटर का इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर कौन सा है, मतलब उसका तुरंत अगला, जस्ट अगला अक्षर आपको बताना होगा। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर आपको बोला जाए सक्सीडेड बाय, तो इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। चाहे आपको फॉलोड बाय टर्म आए, चाहे आपको सक्सीडेड बाय टर्म आए, इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है, प्रीसीडेड बाय का मतलब होता है पिछला, प्रीवियस। प्री मतलब पहले, यहां से आप याद रख सकते हैं, प्री मतलब पहले। क्लियर है? जैसे डी का प्रीसीडेड बाय लेटर कौन है? सी। जी का सेकंड प्रीसीडेड बाय लेटर कौन है? सेकंड पिछला अक्षर, ई। एच का फोर्थ प्रीसीडेड बाय लेटर कौन है? डी। तो फॉलोड बाय और सक्सीडेड बाय का मतलब क्या होता है? अगला। प्रीसीडेड बाय का मतलब क्या होता है? पिछला। ठीक है, तो ये सारी की सारी टर्म्स आएंगी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा एलिमेंट्स का। अब अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर एलिमेंट 3 तरह के होते हैं। एक तो डिजिट्स, कौन कौन से? 0 से लेके 9 तक 10 अंक होते हैं। एक होते हैं लेटर्स, ए से लेके जेड तक 26 अक्षर हो गए। और होते हैं आपके नॉर्मल यूज होने वाले सिंबल्स, डॉलर, कॉपीराइट, एक्सक्लामेटरी, एट द रेट, एम्परसेंड, ये जितने भी मोस्ट कॉमन यूज होने वाले सिंबल्स हैं, इन तीनों को हम कैटेगराइज करते हैं किसमें? एलिमेंट्स में। डिजिट्स, लेटर्स और सिंबल्स। लेटर्स को फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है वोवल और कॉन्सोनेंट में। ठीक है, तो वोवल का ध्यान रखना है आपको। वी वोवल तो है, वी फॉर वोवल, बट वो वोवल नहीं होता। वी का ध्यान रखना है। कई बार जल्दबाजी में स्टूडेंट्स जो हैं वी को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, तो वी फॉर वोवल तो होता है, बट वो वोवल नहीं होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बिल्कुल इजी एग्जांपल से शुरू करने लगे हैं। इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं एक बार, कि जिसमें आपको सिर्फ एक ही नेचर का एलिमेंट दिया गया है, वो है सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसमें देखो। क्वेश्चन की 4-5 वेरिएशन बनती हैं, वो आपको क्वेश्चन का रेफरेंस लेके ही रिवाइज करवा पाऊंगा। कहता हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर। पूरी की पूरी सीक्वेंस में ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर। पूरी की पूरी सीक्वेंस में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, पहले क्या मेंशन किया उन्होंने? इमीडिएटली
फॉलोड बाय एन इवन नंबर। फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है? अगला। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिसके तुरंत बाद एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो, एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय का मतलब क्या होता है? पिछला। और तुरंत पहले क्या होना चाहिए? एक विषम संख्या होनी चाहिए। सम संख्याएं का टारगेट करनी है। सम संख्याएं ऐसी हों जिसके तुरंत बाद भी सम संख्या हो और तुरंत पहले एक विषम संख्या आती हो। हर एक सम संख्या को टारगेट करना है। तो ध्यान से देखिए, 4 सम संख्या है बट 4 से पहले विषम संख्या नहीं है। हर सम संख्या को टारगेट करना होता है। ये होता थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो धीरे धीरे आपको स्पीड कैसे मेंटेन करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो आपको कन्वे करता रहूंगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ये सम संख्या है। अब देखो, सम संख्या तो बहुत सारी बैठी होंगी। अब यहां से आप क्वेश्चन को कैची कैसे बना सकते हो? सम संख्या के तुरंत बाद सम संख्या चाहिए, मतलब 2 सम संख्याएं एक साथ होनी चाहिए। एग्री कर गए? चेक करो, कोई 2 सम संख्याएं एक साथ बैठी हैं। ये देखो, 6 अकेला बैठा है, ठीक है। उसके बाद 2 अकेला बैठा है, 8 अकेला बैठा है, ये 6 हो गया, ये 4 और 2 देखो एक साथ बैठे हैं। दोनों सम संख्याएं हैं। और सम संख्या के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या। 4 के बाद 2 आया मतलब सम संख्या ही, और पहले ऑड नंबर आया विषम संख्या ही, मतलब मुझे पहली सम संख्या मिल चुकी है। ओके। उसके बाद देखो 2 इवन नंबर्स एक साथ बैठे हो, सम संख्याएं 2 एक साथ बैठी हो। ये देखो, ये दोनों बैठे हैं, 8 और 2। 8 के बाद 2 आ रहा है मतलब सम संख्या के बाद सम संख्या, और उससे पहले देखो विषम संख्या भी है। तो कितने सम संख्या यहां पर ऐसी हैं? 2, जिसके तुरंत बाद एक सम संख्या है और तुरंत पहले एक विषम संख्या है। इसके अलावा कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बस ऐसी चीजें आपको टारगेट करनी होती है, ठीक है। और कॉन्फिडेंट होके आंसर मार्क करिएगा। कई बार क्या है, जल्दबाजी में हम पता नहीं चलता ना कि गलत तो नहीं काउंट कर लिया। कॉन्फिडेंट होके रिलैक्स माइंड के साथ इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना है कि गलत काउंटिंग मत कर दो। बनने थे 3, मैंने बना दिए 2। बनने थे 2, मैंने बना दिया 1। कभी भी गड़बड़ हो सकती है। अगला देखिए, हाउ मेनी सच ओड नंबर्स आर देयर। पूरी की पूरी सीक्वेंस में ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एंड प्रोसीड बाय अ प्राइम नंबर। कितनी विषम संख्याएं हैं जिसके तुरंत बाद भी और तुरंत पहले भी क्या होना चाहिए? एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। पहले भी प्राइम नंबर, बाद में भी प्राइम नंबर। अब सिंगल डिजिट में प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, ठीक है। विषम संख्या से पहले भी प्राइम नंबर, विषम संख्या के बाद में भी प्राइम नंबर। तो ये आपको नॉर्मली ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम नंबर आपके पास एज अ इवन नंबर भी होता है। प्राइम नंबर कौन सा? 2। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ओड होते हैं, विषम होते हैं। चलो विषम संख्या काउंट करो। विषम संख्या 9 है बट आगे और पीछे प्राइम नंबर नहीं है। विषम संख्या 7 है, आगे और पीछे प्राइम नंबर नहीं है। विषम संख्या 3 है, ये देखो आगे भी प्राइम नंबर है, पीछे भी प्राइम नंबर बैठा है। ओके। विषम संख्या 5 है बट आगे प्राइम नंबर नहीं है। विषम संख्या 1 है बट पीछे प्राइम नंबर नहीं है। विषम संख्या आगे 3, 6 और 4। विषम संख्या आगे 9, 2 और 5, ये काउंट हो गया। देखो पहले भी प्राइम नंबर है, बाद में भी प्राइम नंबर आ रहा है। ऐसे विषम संख्या 5 है बट पहले प्राइम नंबर नहीं है। विषम संख्या 1 है, पहले प्राइम नंबर नहीं है ना तो बाद में है। विषम संख्या 3 है, पहले प्राइम नंबर नहीं है। विषम संख्या 7 है, बाद में प्राइम नंबर नहीं है। विषम संख्या 9 है, पहले प्राइम नंबर नहीं है। विषम संख्या 1 है, पहले प्राइम नंबर है बट बाद में कुछ गिवन ही नहीं है। तो यहां पर भी 2 ही विषम संख्याएं ऐसे हैं जिसके तुरंत पहले भी एक प्राइम नंबर है और तुरंत बाद में भी एक प्राइम नंबर ही आ रहा है। ओके। हर एक ओड नंबर को आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, हमारे साथ बैठा तीसरा कैंडिडेट भी ऐसे ही करेगा। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। आगे देखिए, इफ ऑल द इवन नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर। जितनी भी सम संख्याओं के बाद तुरंत बाद क्या आता है? एक प्राइम नंबर आता है। जितने भी सम संख्याओं के तुरंत बाद एक प्राइम नंबर आए, ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग, अगर उसे लड़ी में से या श्रृंखला में से हटा दिया जाए। रिपीट कर देता हूं, पहली कंडीशन उन्होंने दी गई है कि जितनी भी सम संख्याओं के बाद एक प्राइम नंबर आएगा और सारे सम संख्याओं को हटा दिया जाता है। प्राइम नंबर को नहीं हटाना, सम संख्याओं को हटाना है।
ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं पूरे का पूरा। देन विच इज द 12th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द न्यू ऑब्टेन्ड स्ट्रिंग। तो जो एक नई सीरीज बनेगी ना, उसमें बाएं छोर से 12वां नंबर बताना है क्या होगा। ओके, बाएं छोर से 12वां नंबर। अब देखो, आपको पूरे का पूरा सीक्वेंस ऐसे चेंज करने की नीड नहीं होती है। जहां कहीं भी आपको आइडिया लग जाए ना कि हाँ बाईं ओर से 12 हमें मिल सकते हैं या 12वां अंक मिल सकता है, उतना तक ही आपको ये कंडीशन को अप्लाई करना है। हमें क्या चाहिए, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर, सम संख्या के बाद एक अभाज्य संख्या। उन सम संख्याओं को अवॉइड करो। सम है बट अभाज्य नहीं है, इवन है और प्राइम नंबर है, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, इवन नंबर के बाद ऑड नंबर प्राइम नंबर देखना है, तो इवन नंबर को अवॉइड करना है। इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर है, अवॉइड करो। ओके, आगे देखो, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इवन नंबर है, ये प्राइम नंबर है, इस 6 को बाहर निकालो। इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर है, इस 4 को बाहर निकालो। इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर है, बाहर निकालो। अब इतने में पता चल रहा है ना 12 अंक हमारे पास हो सकते हैं। बस आगे हम कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिल गया। कौन सा है, 5। समझ आ गया। तो इसे अटेम्प्ट करने का और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, डिटेल में काउंट करना ही पड़ता है। 5 का सेट आता है, तो 5 में से ये मान लीजिए 2 क्वेश्चन तो आपको फॉलोड बाय और प्रोसीडेड बाय के नेचर वाले पक्का मिलेंगे। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड कहता है, इफ द लास्ट 12 नंबर्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर आखिरी के 12 अंक उल्टे क्रम में लिख दिए जाए, लिखने नहीं बैठना, ध्यान से समझना। देन विच इज 21st नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बाएं छोर से 21वां नंबर हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब कई क्या करते हैं, इसे डिटेल में नोट डाउन करना शुरू कर देंगे। आपको नहीं करना। अब पहले तो ये देखो, आखिरी से 12 अंक हैं कौन से। ये हो गए 3, ठीक है, ये 3, ये 6, ये 9 और ये 12। यहां से 12 अंक उल्टे हो जाएंगे, मतलब 1 2 8 ये वाले सीरीज जो है 1 2 8 ऐसे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो पता है ना, इस 9 के बाद ये वाला सीक्वेंस शुरू होने वाला है, 1 2 8 9 ऐसे। तो कन्वर्ट नहीं करना, अपने लिए दिमाग में रख के चलो। अब बाएं छोर से 21वां अंक देखना है, कलेक्टिवली काउंट करने की हैबिट बनाओ। ये बच्चों की तरह नहीं करना 1 2 3 4 ऐसे नहीं करना, जितने पकड़ में आ जाए। ये देखो 4 4 3 7 और 3 10 और 4 14 और ये 15 15 तो यहां तक हो गए। अब 16वां यहां से काउंट करना है। ठीक है, 15 ये हो गए, 15 और 3 18 और 3 21, मतलब के 7 अंक 7 होगा एक बाईं ओर से 21वां। डाउट आया, रिवाइंड करके देखो। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही इजी मेथड से मैंने समझाया था। ठीक है, इफ ऑल द इवन नंबर्स विच कम्स एट ओड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। जितने भी सम संख्याएं जो विषम स्थिति पे आती हैं, पहले नंबर पे आया, तीसरे पे आया, 5वें पे आया, ऐसे सो ऑन। ठीक है, अगर उसको ड्रॉप कर दिया जाए, हाउ मेनी नंबर्स आर लेफ्ट इन द स्ट्रिंग, तो पूरी की पूरी श्रृंखला में कितने नंबर रह जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हर इवन नंबर पे दिए गए, सॉरी, हम हर विषम स्थिति पे दिए गए इवन नंबर को अवॉइड करना है। पहले तो विषम स्थिति पे दिए गए इवन नंबर्स को अवॉइड करना शुरू कर दो। विषम स्थिति पे होना चाहिए। ठीक है, 1 6 हो गया। ठीक है, ये विषम है, विषम स्थिति पे विषम ही है ना, हमें तो सम अंक को अवॉइड करना है, इसको नहीं करेंगे, ये नहीं अवॉइड होगा। ठीक है, 1 3 5 7 9 1 इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, एक एक छोड़ के देखते रहो, एक एक छोड़ के देखते रहो। विषम अंक तो विषम स्थिति तो वही रहेगी, सम अंक नहीं होना चाहिए, इसको इग्नोर कर दो। 1 छोड़ के विषम आया, 1 छोड़ के सम आया, अवॉइड कर दो। 6 आया, अवॉइड कर दो। 2 को अवॉइड करो, 4 को अवॉइड करो, 8 को अवॉइड करो। ठीक है, ये सारे अवॉइड कर दिए। अब काउंट कर लो कितने अंक बाकी रह गए। 1, ये कितने हैं, 3 और 4 7 और 1 8 9 9 और 3 12 13 14 15 16 17 18। ए ऑप्शन यहाँ पर भी। ठीक है, बड़े उल्टे पुल्टे से सवाल थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। इनमें से कोई भी कैटेगरी के आने के क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहता
कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। अब इस क्वेश्चन में समझाने वाला है क्या? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिस पेज के हिसाब से मैं करूंगा उसी पेज से आप करेंगे, क्योंकि इसमें एडवांस ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं फॉलो होगी जो आपकी विद इन सेकेंड्स आपको आंसर दे दे 2-3 सेकंड के अंदर। पिछली कैटेगरी डिफरेंट थी, ये कैटेगरी डिफरेंट है। ठीक है, अगर होगा कुछ ऑल्टरनेट तो मैं आपको ज़रूर कन्वे करूंगा, घर पे थोड़ा लेके बैठूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक ही नेचर का एलिमेंट आया आपको गिवन, लेटर्स का कॉम्बिनेशन गिवन है। कहता हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, पूरी की पूरी सीक्वेंस में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन हैं, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल एंड प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, एक वोवल होना चाहिए, और तुरंत पहले क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से। जब भी आपको लेटर्स अवेलेबल होंगे ना किसी भी सीक्वेंस के अंदर, उसमें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जो सबसे ज्यादा काउंटिंग में होगा ना, वो हमेशा लेटर होता है जब भी आपको कोई भी सीरीज दी जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेटर्स कितने होते हैं, 26। सपोज ऐसी सीरीज आ गई जिसमें लेटर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। आप देखेंगे लेटर सबसे ज्यादा बैठे मिलेंगे आपको। फिर लेटर्स को फर्दर डिफरेंशिएट करना होता है हमें, किस किस में, वोवल्स में भी और कॉन्सोनेंट्स में भी। तो उसे थोड़ा केयरफुली आपको टैकल करना होता है, क्योंकि उसमें फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है किस किस को, लेटर्स में वोवल्स को भी और कॉन्सोनेंट्स में भी। प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं भाई, कौन कौन सा कॉन्सोनेंट कहाँ बैठा हुआ है, कौन कौन सा वोवल कहाँ बैठा हुआ है, एंड सो ऑन। तो उसमें भी आप समझदारी दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, पूरी सीक्वेंस में देखिए सारे के सारे लेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इस पूरी सीक्वेंस में हमें हर कॉन्सोनेंट को टारगेट करना है जिसके तुरंत बाद एक वोवल हो और तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो। देखो कॉन्सोनेंट कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। हर कॉन्सोनेंट को टैकल करना पड़ेगा। किसको कम टैकल करना पड़ेगा, वोवल्स को, क्योंकि वोवल 5 ही होते हैं बस। तो पूरी सीक्वेंस में हम सिर्फ वोवल्स को देखेंगे। किसने कहा हम कॉन्सोनेंट के बाद वोवल ही देखें और कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट देखें? हम एक वोवल से पहले 2 कॉन्सोनेंट नहीं देख सकते, ग्रुप तो वैसा ही मिलेगा ना हमें पूरे का पूरा। तो जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कम से कम हो या जो आपको इजीली विजुअलाइज हो जाए, दिख जाए, उसको पहले पिक कर लो। ठीक है, जैसे यहां पर वोवल को अगर मैं टारगेट करूं, वोवल काउंटिंग में कम है तो वोवल को पिक करो और वोवल से पहले 2 कॉन्सोनेंट देख लो। ये देखो वोवल मिल गया, और वोवल तो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ओ मिल गया, इससे पहले 2 कॉन्सोनेंट है। ये देखो कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद एक वोवल है। अगला वोवल देखो कहां बैठा है, ये वोवल मिल गया, ये देखो 2 कॉन्सोनेंट बैठे हैं। ये भी वोवल है बट इससे पहले 2 कॉन्सोनेंट नहीं आ रहे। ठीक है, ग्रुप से मतलब रखो, ये नहीं है जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जामिनर ने उसी के अकॉर्डिंगली आप चलोगे, कुछ अलग थोड़ा मिल जाएगा। ये वोवल है बट इससे पहले 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, आगे बढ़िए, ये वोवल है और 2 कॉन्सोनेंट मिल गए, आगे कोई वोवल है ही नहीं। तो यहां पर कितने वोवल ऐसे हैं, 3 वोवल ऐसे हैं जिससे तुरंत पहले 2 कॉन्सोनेंट है, या 3 यहां पर कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिसके तुरंत पहले भी कॉन्सोनेंट है और तुरंत बाद में एक वोवल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज 9th टू द राइट ऑफ 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 9th राइट निकालना है, किसका 9th राइट निकालना है भाई, जो बाईं ओर से चौथा है, 4th फ्रॉम द लेफ्ट। अल्फाबेट टेस्ट के अंदर हमने रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट समझा था। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बाएं छोर से चौथे एलिमेंट के दाईं ओर 9वें प्लेस पे है? बाईं ओर से चौथे का दायां 9वां निकालना है। डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, तो जब भी एक एलिमेंट का रेफरेंस लेते हुए दूसरे एलिमेंट पे हम अप्रोच करते हैं, हमेशा उनकी डायरेक्शन को टारगेट करते हैं। अगर डायरेक्शन यहां पर दोनों की अलग अलग होती हैं तो डायरेक्शन अलग अलग होने पे हम उन दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर डायरेक्शन सेम होती है, ये राइट राइट होता है या लेफ्ट लेफ्ट होता, फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते। अब डायरेक्शन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे। 9 और 4 कितना हो गया, 13। 13 कहां से देखेंगे, फ्रॉम के साथ क्या आ रहा है देख लो, फ्रॉम के साथ लेफ्ट है तो यहां पर भी लेफ्ट, तो 13th फ्रॉम द लेफ्ट देख लो कौन आ रहा है, ये 4 4 4 8 4 12 और एक 13, लेटर ए। ओके, तो रिलेटिव पोजीशन वाली टाइप भी हमारी यहां पर बनेगी। 5 का सेट आया तो 5 में से एक क्वेश्चन पक्का आपका रिलेटिव पोजीशन का आएगा
कि एक एलिमेंट का रेफरेंस लेके दूसरे पे अप्रोच करना है, बट ये इतना आसान नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन द अल्फाबेट विच इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द अल्फाबेट विच इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। चलो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन द अल्फाबेट, ठीक है। कहता है जो बाईं छोर से 8वां अक्षर है और जो दाईं छोर से 9वां अक्षर है उसके बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं। पहले तो बाईं छोर से 8वां पकड़ो, बाईं छोर से 8वां 4 4 8, एक तो हो गया क्यू। दाईं छोर से 9वां पकड़ो, 4 4 8, ये एफ हो गया। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं बताना कि क्यू और एफ के बीच में कितने अक्षर हैं। अगर ऐसा होता तो यहां मेंशन होता हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन द अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बताइए। अगर ऐसा फ्रेज लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो हम इंग्लिश अल्फाबेट A to Z के हिसाब से बताते कि Q और F के बीच में अक्षरों की संख्या कितनी है। बट यहां पर ऐसा उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, तो ये वाले बीच के अक्षर बताने हैं, ये वाले, ये 4 8 4 12 और एक 13 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको बतानी थी। चलो अगले क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। कंप्लीट द गिवन सीरीज। एक नेचर ये भी रहता है क्वेश्चन का कि आपको कुछ लेटर्स का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, यहां पर आपको सीरीज को कंप्लीट करना होता है। इसमें पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि पहला ग्रुप उठा लो, क्या कहता है CKQ, इसकी पोजीशन को पकड़ो CKQ। अब दूसरा ग्रुप उठाओ, क्या है BNE, ये देखो Z को स्किप करके BNE, आगे देखो ILD, R को स्किप कर दिया ILD, मतलब हर ऑल्टरनेट लेटर को पिक किया गया। तो यहां पर H को स्किप करेंगे, अगली सीरीज क्या बनेगी FJV, FJV, C ऑप्शन आपका आंसर। तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होती, जो भी आपको लेटर्स के ग्रुप दिए जाते हैं उनकी पोजीशन को आपको जज करना है कि क्या पैटर्न फॉलो करते हुए पूरी की पूरी सीरीज ये मेंटेन हो रही है। अकॉर्डिंगली आपको सीरीज को कंप्लीट करना और बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, चलो ये हमारी तीसरी टाइप हो गई। पहली टाइप कौन सी थी, फॉलोड बाय प्रोसीडेड बाय वाले। दूसरी टाइप कौन सी हो गई हमारी, रिलेटिव पोजीशन, एक का रेफरेंस लेके दूसरे पे अप्रोच करना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। तीसरी कैटेगरी रहेगी हमारी सीरीज वाली। चांसेस आपके 50-50 होंगे कि आपको सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ठीक है, बट आ भी सकता है। प्रोबेबिलिटी देखो 50-50 है ना, करना तो फिर भी पड़ेगा। आगे देखिए, अब ये थोड़ा लेवल बढ़ गया, इसमें लेटर्स और नंबर्स और सिंबल्स तीनों आ रहे हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसे ध्यान से करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th टू द राइट और 15th फ्रॉम द राइट। दी गई श्रृंखला के अंदर हमें क्या निकालना है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दाईं ओर 7वें प्लेस पे है। किसके दाएं 7वें पे, जो दाईं ओर से 15वें प्लेस पे है। दाईं ओर से 15वें का दायां 7वां निकालना है। दाएं से 15वें पे आए, फिर दाईं ओर चले गए, मतलब जहां से आ रहे हैं वापस वहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं। डायरेक्शन को टारगेट करो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, दोनों राइट राइट है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस, 15 में 7 कम कर दो, कितना हो गया 8। 8 कहां से, फ्रॉम के साथ देखो क्या है राइट, तो इधर भी राइट, तो 8th फ्रॉम द राइट हैंड निकालना है। तो दाईं ओर से 8वां, ये 3, ये 6, 8, 4 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट। अब आपको रिलेटिव पोजीशन का जब भी केस आएगा ना, सिंपल ऐसा नहीं दिया जाता, ये तो बहुत ही सिंपल लेवल का हो गया। असिस्टेंट प्री में पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑफिसर प्री में ऐसा नहीं आएगा। आपको क्या है, सीरीज में पहले कुछ मॉडिफिकेशंस दी जाएंगी। मॉडिफिकेशंस कैसे दी जाएंगी, इस तरह से, कहता अगर सारे के सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया जाए, सारे लेटर्स को ड्रॉप कर दिया जाए, सारे वोवल्स को ड्रॉप कर दिया जाए, सारे इवन नंबर्स को ड्रॉप कर दिया जाए, तो पहले उसमें आपको कुछ चेंजेस गिवन होंगी। वो चेंजेस अप्लाई करने के बाद रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो उस चैलेंज के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। कुछ भी नहीं है, हल्का सा टाइम बढ़ जाता है सॉल्व करने में, कि पहले चीज़ों को ड्रॉप करना होता है, जैसे यहाँ पर बोल दिया, कहता सिंबल को ड्रॉप करो, फिर रिलेटिव पोजीशन पूछी गई है, क्या 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा होगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ बाईं ओर से 8वां आपको बताना है, और बाईं ओर से 8वां भी कब बताना है, जब सिंबल ड्रॉप हो चुके हैं। तो सिंपल फंडा है, सिंबल को काउंट ही मत करो, 1 2 3 4
5 6 7 8, नंबर 3 बैठा मिलेगा क्योंकि सिंबल तो ड्रॉप हो चुके हैं। ओके, अगले में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 10th लेफ्ट निकालना है, किसका? 18th लेफ्ट का। बाईं ओर से 18वें के बाईं ओर 10वां। फिर से देखो, डायरेक्शन क्या है? सेम। डायरेक्शन सेम है तो क्या करते हैं? माइनस। मतलब क्या निकालना है? 8th लेफ्ट, क्योंकि फ्रॉम के साथ लेफ्ट है तो यहां पर भी लेफ्ट आएगा। तो 8th लेफ्ट निकालना है तो वो कौन सा होगा? यू। देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, आगे, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल्स हैं? ठीक है, प्रतीक, ऐसे कितने सिंबल्स हैं? ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। एक सेकेंड, इसमें हिंदी गड़बड़ है क्या? तुरंत एक पहले, ठीक है वो भी। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, कि जिसके तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट आए। तो हिंदी में भी सेम है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनका अनुसरण तुरंत एक व्यंजन से पहले, व्यंजन से पहले ही तो बैठा है सिंबल। और इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, और तुरंत पहले क्या होना चाहिए? एक संख्या आनी चाहिए। सिंबल्स टारगेट करने हैं। सिंबल कौन से? जिसके तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट है और तुरंत पहले एक नंबर है। ठीक है, तो आप सिंबल तो इजीली जज कर सकते हो, सिंबल से पहले नंबर, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट। देखो, सिंबल से पहले नंबर है बट बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है। सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर भी है, बाद में कॉन्सोनेंट भी है। पहला मिल चुका है। सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर भी है और बाद में कॉन्सोनेंट भी है। तो दो सिंबल यहां पर ऐसे हैं। और मजे की बात पता क्या है? जब भी आपको सिंबल्स काउंट करने के लिए दी जाते हैं ना, सिंबल इजीली दिख भी जाते हैं, कौन सा सिंबल कहां बैठा हुआ है। हमें पूरे का पूरा स्ट्रिंग को गो थ्रू करने की नीड नहीं होती। टाइम कहां लगता है? जब लेटर्स आ जाए। ये लेटर्स में फर्दर कॉन्सोनेंट भी गिवन होते हैं, वोवल भी गिवन होते हैं, और कई बार लेटर को एज इट इज लेटर की फॉर्म में भी दिया जाता है, क्योंकि लेटर में वोवल कॉन्सोनेंट दोनों काउंट होते हैं। ठीक है, तो वहां थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अदरवाइज सबसे ज्यादा इजी टारगेट क्या होता है? सिंबल्स को फिगर आउट करना। उनकी तो शेप ही डिफरेंट होती है। ओके, चलो बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आइए। थोड़ा पानी पी लो, करिए स्टार्ट। शुरू करते हैं इसमें। ये भी तीनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिसके तुरंत बाद क्या आती हो? एक संख्या आती हो, और तुरंत पहले एक अक्षर आता हो। अक्षर का मतलब लेटर भी, सॉरी, अक्षर का मतलब वोवल भी, कॉन्सोनेंट भी। ठीक है, चलो, कई बार क्या है? कॉन्सोनेंट दिया जाता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि तुरंत बाद कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए, तो तुरंत बाद कॉन्सोनेंट बैठा था ना। वैसे ही कई बार वोवल बोला जाता है, तो ये थोड़ा काउंट करेंगे। अगर यहां पर बोला जाता कि सिंबल के बाद वोवल चाहिए, तो ना मैं इसको काउंट करता ना मैं इसको काउंट करता। ओके, चलो, तो लेटर में क्या हो जाता है? वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो सिंबल के बाद नंबर देख लो कहां कहां बैठा है। सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है। ये देखो, सिंबल के बाद नंबर है बट सिंबल से पहले लेटर नहीं है। सिंबल है, नंबर है, लेटर है, ये मिल गया पहला सिंबल। आगे देखो, सिंबल है, नंबर है, लेटर भी आ रहा है, दूसरा सिंबल मिल गया। तो दो सिंबल यहां पर ऐसे थे। व्हाट इज द ट्वाइस? दो गुना बताना है। दुगना किसका? द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 5 एंड बी इन द गिवन अरेंजमेंट। 5 और बी के बीच में जितनी भी संख्याओं का योग है उसका डबल बताओ, दुगना बताओ, कितना होगा? तो 5 और बी के बीच में, ये देखो, ये रहा 5 और ये रहा बी। इनके बीच की संख्याएं देखो कौन सी हैं? 1 9 6 3। तो 1 और 9 10, 10 और 6 16 और 3 19, 19 का डबल 38, क्योंकि 19 का डबल बताना था, ट्वाइस, दो गुना बताना था। पहले नंबर्स को ऐड करना है, फिर उसका दुगना बताना था। अगला, इफ ऑल द सिंबल्स एंड इवन नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट। अब देखो, यहां पर सिंबल्स को भी और इवन नंबर्स को भी ड्रॉप करना है, सम संख्याओं को भी ड्रॉप करना है, सिंबल्स को भी ड्रॉप करना है। देन
एक नई अरेंजमेंट बनेगी, उसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो बाईं ओर से तीसरा एलिमेंट है उसका दाईं ओर चौथा एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो ये भी आपको रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट है कि बाईं ओर से तीसरे के दाईं ओर चौथा बताना है। बाईं ओर से तीसरे का दायां चौथा डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब आपको सेवंथ लेफ्ट बताना है, क्योंकि फ्रॉम के साथ क्या है, लेफ्ट, तो यहां पर भी लेफ्ट आएगा, और डायरेक्शन अपोजिट है तो हम नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, बाएं से चले दाईं ओर बढ़ते चले गए तो स्टेप्स बढ़ जाते हैं ना, तो बायां सातवां निकालना है कब, जब इन कंडीशन को फॉलो करना है कि सिंबल भी ड्रॉप हो चुके हैं, इवन नंबर्स भी ड्रॉप हो चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं आपको कि पहले सीरीज में कुछ मॉडिफिकेशंस दी जाती हैं, उसके बाद आपको ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं रिलेटिव पोजीशन के। ओके, चलो, तो बाईं ओर से सातवां काउंट कर लेते हैं। हम सिंबल नहीं काउंट करेंगे, हम इवन नंबर नहीं काउंट करेंगे। देखो, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, लेटर जी यही आएगा ना, क्योंकि हमने सिंबल्स नहीं काउंट किया और इवन नंबर भी नहीं काउंट किए। ठीक है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। यहां पर बाईं ओर से सातवां आएगा जी, ऑप्शन में नहीं गिवन, नन ऑफ दीज। ओके, आगे देखिए, इन द गिवन अरेंजमेंट, दी गई श्रृंखला के अंदर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, जिसके तुरंत बाद एक सिंबल आता हो। अब देखो, नंबर के बाद सिंबल चाहिए, नंबर काउंट करने में टाइम लगेगा, सिंबल से पहले नंबर देख लो, वो आसान रहेगा। ठीक है, सिंबल से पहले नंबर 1, ये 2, देखो सिंबल से पहले नंबर आ रहा है सभी में ही, सिंबल से पहले नंबर होना चाहिए। ये सिंबल है बट नंबर नहीं है। ठीक है, आगे कहीं भी नहीं है, 2 ही हैं बस। तो यहां पर सिर्फ 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसके तुरंत बाद एक सिंबल है, एक तो 4 है, एक 7 है, और किसी भी नंबर के बाद सिंबल बैठा ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एक और मिक्स्ड एलिमेंट वाली सीरीज गिवन है। इफ ऑल द लेटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अबव सीरीज, दी गई श्रृंखला में अगर सारे के सारे लेटर्स को रिमूव कर दिया जाए, फिर से देखो रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट आ रहा है सामने आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड, दाईं ओर से सातवां बताओ, दाईं ओर से सातवां बता देना, लेटर मत काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 एक्सक्लामेटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ 5th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, बाईं ओर 8वां निकालना है, किसका, जो दाईं ओर से 5वां है, दाईं ओर से 5वें का बायां 8वां, मतलब दाईं ओर से 13वां निकालना है। ठीक है, दाईं ओर से 13वां काउंट करो, ये 3, 3 और 3 6, एक से 6 और 4 10 11 12 13 जी, काउंट करने में भी स्पीड दिखानी है। ओके, इफ 1 इज एडिड टू द ऑल नंबर्स इन द गिवन सीरीज, अगर सारे के सारे श्रृंखला के अंदर हर एक संख्या में एक बढ़ा दिया जाए, देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द सीरीज विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के गुणांक कितने बनेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप नंबर में एक एक बढ़ाने वाले हो, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल में आते हैं सिंगल डिजिट में, एक तो 3 के मल्टीपल में 3 आएगा, एक तो 3 के मल्टीपल में 6 आएगा, एक तो 9 आएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर आपको 2 डिजिट में नंबर दिया ही नहीं जाता, सिंगल डिजिट की फॉर्म में होते हैं नंबर। तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तभी 3 बनेगा, 5 में 1 बढ़ाएंगे तभी 6 बनेगा, वो भी 3 का मल्टीपल है, 8 में 1 बढ़ाएंगे तो वो 9 बनेगा, वो भी 3 का मल्टीपल है। तो बस ये देखो 2 5 8 कितनी बार एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 5 8, ये देखो 5 आ रहा है, ये 3 का मल्टीपल बनेगा, 8 आ रहा है 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा, 2 कहीं भी नहीं आ रहा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर यहां पर ऐसे होंगे जिसको आप उसमें 1 बढ़ा देंगे तो वो 3 का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, क्यों मैं करूं, मैं 9 को 10 भी बनाऊं, मैं 7 को 8 भी बनाऊं, मैं 6 का भी 7 बनाऊं, 3 का भी 4 बनाऊं, 1 का भी 2 बनाऊं, क्यों फालतू में बनाऊं भाई, जब मुझे पता है 2 5 8 इन 3 संख्याओं में ही एक एक अगर नंबर बढ़ा दूंगा तो वही तो 3 का मल्टीपल होंगे, तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। 2 5 8 काउंट कर लिए मैंने। ठीक है, देखो सॉल्यूशन थोड़ा देने जा रहे हो आप एग्जामिनर को, उसको तो सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, करेक्ट ऑप्शन आपने चूज किए या नहीं। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, पूरी की पूरी सीक्वेंस के अंदर
ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिसके तुरंत बाद क्या आता हो, एक नंबर, एक संख्या आती हो, और तुरंत पहले एक लेटर आता हो, अल्फाबेट आता हो। सिंबल के बाद नंबर और सिंबल से पहले लेटर। ठीक है, चलो, तो कोई भी दो एलिमेंट इकट्ठे काउंट करने हैं, अकेला सिंबल नहीं देखना, सिंबल से पहले नंबर और सिंबल से पहले लेटर देख लो। पहले सिंबल के बाद देखो नंबर आ रहा है कहीं, ये देखो सिंबल के बाद नंबर है बट सिंबल से पहले लेटर नहीं है। सिंबल के बाद नंबर देखो और कहाँ है, ये देखो ये हो गया, सिंबल के बाद नंबर है 6, पहले लेटर भी है कौन सा, क्यू। सिंबल के बाद नंबर और है ही नहीं कहीं, बस यही है, सिर्फ एक है, ओनली वन। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पूछा जा रहा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द बिटवीन द फर्स्ट एंड द 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। जो बाएं छोर से पहला और 9वां एलिमेंट है उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बाएं छोर से पहला कौन है, ए, बाएं छोर से 9वां देख लो कौन है, ओ। तो इस ए और ओ के बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये नहीं कहना इनके बीच में 2 अक्षर आ रहे हैं, गलत, 2 ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा आपको, अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बताना है। तो ए और ओ के बीच के अक्षरों की संख्या, दोनों में पोजीशन का डिफरेंस देख लो, 15 में 1 कम करो 14। तो अगर यही पूछा जाता कि पहला और 9वां एलिमेंट अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कितनी एक दूसरे से दूर बैठे हैं, तो 14 पोजीशन दूर बैठे हैं। कैसे, दोनों में डिफरेंस ले लो। अगर बीच के अक्षर बताने हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन, बीच के अक्षर बताने हैं, तो जो आपने ये पोजीशन का डिफरेंस लिया है उसमें 1 कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच के अक्षर कितने आ गए, 13। तो ये कैसे काउंट होता है, आगे चल के एक टॉपिक आएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, उसमें ज्यादा डीपली क्लियरली बता पाऊंगा मैं आपको। ओके, चलो आगे, चलो अभी तो ये फॉलोड बाय प्रोसीडेड बाय वाले तो खत्म। एक कैटेगरी ये, अगर ये कैटेगरी आई तो आपको पीओ प्री में आएगी, असिस्टेंट प्री में नहीं आएगी। ये भी बहुत इजी है, हल्की सी टाइम कंज्यूमिंग जरूर होती है। अब इसमें क्या है, आपको कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं, ये डायरेक्शन, ठीक है, और आपको 2 रोज दी जाती हैं संख्याओं की। ये होती है हमेशा पहली रो और ये होती है दूसरी रो। ये पहली रो का नंबर, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। दूसरी रो का पहला, दूसरा और तीसरा नंबर। आपको क्या करना है, कोई भी 2-2 नंबर पिक करके ये ऑपरेशंस को फॉलो करना है। ओके, जैसे कि आपको ये 2 रोज दी गई हैं, उन्होंने बोला अगर P जो है रिजल्टेंट है फर्स्ट रो का, मतलब जब आप पहली पंक्ति को सॉल्व करके उसका फाइनल आउटकम या रिजल्ट डिटरमिन करेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा वो P की वैल्यू होगी। हमें क्या बताना है, सेकंड रो का रिजल्ट क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए, पहली रो का रिजल्ट निकालने के लिए आपको 2-2 नंबर को पिक करना है। ये मान के चलिए 21 आपके सामने एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, आपको 15 और 8 पे फोकस करना है। अब 15 और 8 के ऊपर दिए गए कंडीशन में से कौन सी कंडीशन फॉलो होगी उसको टारगेट करो। 15 और 8, अब 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, 8 क्या है, एक इवन नंबर है, मतलब ऑड नंबर के बाद एक इवन नंबर बैठा है। देखो इनमें से कोई कंडीशन है, चेक करो। अगर ऑड नंबर फॉलोड बाय है अनदर कॉम्पोजिट ऑड नंबर, कॉम्पोजिट ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऐसी विषम संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, जैसे 9 ऑड नंबर है बट ये कॉम्पोजिट ऑड नंबर है। ठीक है, 7 की बात करते हैं, ये ऑड नंबर है बट प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। या ऐसी विषम संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, फैक्टर्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट ऑड नंबर। 9 नंबर की बात करें तो 9 1 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा और 9 खुद से भी भाग होगा, 3 फैक्टर हो गए ना, तो इसको हम कॉम्पोजिट ऑड नंबर बोलेंगे। अब ऑड नंबर के बाद क्या कॉम्पोजिट ऑड नंबर है, नहीं, तो पहली कंडीशन नहीं फॉलो होगी। इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, क्या सम संख्या के बाद एक विषम संख्या है, गलत, ये भी नहीं फॉलो होगी। इवन नंबर के बाद एक नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये इवन नंबर है, पहली बात, तो उसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर भी क्यों देख रहे हैं, इसको भी गोली मारो। ऑड नंबर के बाद क्या आ रहा है, प्राइम ऑड नंबर, क्या इस 15 ऑड नंबर है, क्या 8 एक प्राइम ऑड नंबर है, गलत, ये तो इवन नंबर है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, 5वें वाली। अगर ऑड नंबर के बाद एक इवन नंबर आए, मतलब जो भी आपको संख्याएं 2 पिक करोगे, दिए गई कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन तो पक्का फुलफिल होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
अगर विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आती है, देखो विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आई, तो इनके ऊपर क्या ऑपरेशन फॉलो करना है, तो जो सेकंड वन है इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो जो दूसरी संख्या होगी वो पहली में से माइनस कर दो। तो विषम के बाद सम संख्या है, तो 8 को 15 में से माइनस कर दो, तो इन दोनों जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 और 8 का ऑपरेशन किस में कन्वर्ट हो गया, 7 में। अब आपको 7 को 21 के साथ ट्रीट करना है। अब 7 क्या है, विषम संख्या। 7 क्या है, विषम संख्या के साथ प्राइम ओड नंबर भी है। और 21 क्या है, ये कॉम्पोजिट ओड नंबर है, और सिंपली एक ओड नंबर भी है। तो ओड नंबर के बाद ओड नंबर वाली कंडीशन देखो, ये देखो पहली कंडीशन देखो, ओड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कॉम्पोजिट ओड नंबर। ओड नंबर विषम संख्या के बाद एक कॉम्पोजिट भाज्य विषम संख्या, 7 के बाद 21 आ रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, अप्लाई कर दो। तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 21 और 7 कितने हो गए, 28। ये आ गया पहली रो का रिजल्टेंट। समझ में आ गया, ये आ गया हमारे पास पहली रो का रिजल्टेंट। मतलब जो जो दो नंबर आप पकड़ते चले जा रहे हो उन पे दिए गए ऑपरेशंस को अप्लाई करना है, दैट्स इट। अब जो पहली रो का रिजल्टेंट है वो किसकी वैल्यू है, पी की। ओके, तो पी की वैल्यू 28 होगी। अब हमें 28, 3 और 27, ये हमारी दूसरी रो है, इसके ऊपर ऑपरेशन फॉलो करने हैं। इवन नंबर के बाद ओड नंबर है, देखो है कोई ऐसी कंडीशन, ये देखो दूसरे वाली, इवन नंबर के बाद ओड नंबर आया, ये भी देखो इवन नंबर के बाद ओड नंबर है। अब ये भी है इवन नंबर के बाद, बट ये इवन नंबर के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन है, तो ये वाली फुलफिल नहीं करेंगे। अगर इवन के बाद ओड करना है तो दिखे तो क्या करना है, ऐड। मतलब 28 और 3 कितना हो गए, 31। अब 31 और 27 के ऊपर ऑपरेशन फॉलो करो। ओड नंबर के बाद कॉम्पोजिट नो ओड नंबर, पहली कंडीशन। ओड के बाद कॉम्पोजिट ओड नंबर, दोनों को ऐड कर दो। तो 31 और 27 कितना हो गया, 58। ए ऑप्शन मेरा आंसर। कुछ नहीं करना, कंडीशंस को फुलफिल करना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि दो दो रोज आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। अगला देखिए, इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर m पहली रो का रिजल्टेंट है, मतलब पहली रो को सोल्व करना पड़ेगा। उठाइए 12 और 64 के ऊपर अप्लाई कीजिए। अब 12 क्या है, इवन नंबर, 64 क्या है, इवन नंबर। इवन के बाद इवन, बट इवन के बाद परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन भी तो थी। तो मतलब कि आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन से ही कंडीशंस का आइडिया हो जाएगा। आपको कभी भी कंडीशंस को पहले गो थ्रू नहीं करना, पहले क्वेश्चन ही आपको सारी कंडीशंस गो थ्रू करवा देगा खुद ब खुद। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में तो याद हो जाती है, हाँ भाई ऐसी कंडीशन थी, सिर्फ आप उसी को ही फेच करते हो, पकड़ते हो। अब जैसे इवन के बाद परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप सिर्फ तीसरी कंडीशन को ही पकड़ोगे, बाकियों को नजरअंदाज करोगे। तो क्या करना है, इवन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परफेक्ट स्क्वायर, इवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 12 को 64 में से माइनस कर दो, कितना आ गया, 52। अब 52 12 और 64 की जगह आ गया, तो 52 के बाद कौन है यहां पर, 17, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ। इवन के बाद क्या है, ओड नंबर। अब दूसरी कंडीशन आप फॉलो कर लोगे, गो थ्रू की हुई है पिछले क्वेश्चन में। इवन के बाद ओड नंबर है, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को अगर ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 69। अब ये m की वैल्यू हो गई, तो हमारे पास दूसरी रो क्या बन गई, 20, 69 एंड 16। करो जी फॉलो। इवन के बाद ओड नंबर, फिर से आपकी दूसरी कंडीशन फॉलो होगी। दूसरी कंडीशन फॉलो मतलब दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 89। 89 और 16 के ऊपर परफॉर्म करिए। ओड के बाद क्या है, इवन नंबर, या ओड के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। ओड के बाद प्राइम ओड नंबर नहीं लगेगा। ओड नंबर के बाद इवन नंबर, ये अप्लाई होगी, ये तो नहीं होगी। ओड नंबर के बाद कॉम्पोजिट ओड है, तो फिफ्थ वाली अप्लाई होगी यहां पर। ओड नंबर के बाद इवन नंबर है, तो सेकंड वन को फर्स्ट में से माइनस कर दो। तो 89 में से 16 माइनस कर दो, तो 73 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, चलो दूसरी रो का रिजल्टेंट ही निकालना था आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, अगर R जो है रिजल्टेंट है फर्स्ट रो का, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो। जल्दी से खत्म करूंगा। 85, 17। ओड नंबर के बाद क्या है, इवन नंबर नहीं है, प्राइम ओड नंबर। ये देखो, ओड नंबर के बाद प्राइम ओड नंबर है, फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड कर दो। 85 और 17 की जगह क्या आ गया, 5। 5 के बाद है अब 35। ओड नंबर के बाद क्या है, एक कॉम्पोजिट ओड नंबर, दोनों को ऐड कर दो, इसका क्या आ गया, 40। तो ये होगी R की वैल्यू। तो 16, 19, 40,
ये हमारी दूसरी रो हो गई, इसका रिजल्ट निकालना है। इवन नंबर के बाद ऑड नंबर, ये देखो ये वाली फॉलो होगी, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 35। 35 के बाद 40, इवन नंबर के बाद इवन नंबर, हाँ जी सॉरी, ऑड नंबर के बाद इवन नंबर, कौन सी है ये वाली। तो सेकंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दो, 40 में को 35 में से माइनस करो, माइनस का 5 आएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, दूसरी को पहली में से माइनस करना है। ओके नेक्स्ट, डी अगर रिजल्टेंट है पहली रो का, द सम ऑफ द बोथ द रोज, अब इसमें वेरिएशन है कुछ, दोनों रोज का सम निकालना है। अब पहले डी जो है वो पहली रो का रिजल्ट है, ठीक है, इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड, ये वाली कंडीशन, दोनों को क्या करना है ऐड, 24 और 15 कितने हो गए 39। अब 39 के बाद बैठा है 3, ऑड नंबर के बाद क्या है, ऑड नंबर भी है, प्राइम ऑड नंबर भी है, ऑड नंबर के बाद कॉम्पोजिट ऑड नंबर, ये कॉम्पोजिट ऑड नहीं है, ऑड नंबर के बाद प्राइम ऑड नंबर, ये वाली कंडीशन, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड दे दो, तो 39 को 3 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 13, तो पहली रो का रिजल्ट निकल गया 13। तो ये 13 क्या है, डी की वैल्यू, 13 6 15, ये दूसरी रो हो गई। 13 के बाद 6, ऑड नंबर के बाद प्राइम ऑड नहीं है, ऑड नंबर के बाद इवन नंबर है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, या सेकंड वन को पहली में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 13 में से 6 गया, कितना आ गया 7, दूसरी को पहली में से सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। 7 और 15 के ऊपर ऑड नंबर के बाद प्राइम ऑड नंबर, ये लगेगी, कॉम्पोजिट ऑड नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर के बाद कॉम्पोजिट ऑड नंबर है, भाज्य विषम संख्या है, दोनों को ऐड कर दो, 15 और 7 कितना आ गया 22, दोनों रोज का सम 35, नन ऑफ दीज, ऑप्शन में ही नहीं गिवन। अगला, अगर एच फर्स्ट रो का रिजल्टेंट है देन व्हाट विल द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो। अब ये आपके लिए खुद के लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, बहुत बार कर लिया अब तो बता सकते हो। चलो भाई हो गया सेशन खत्म। ये था अपना अल्फान्यूमेरिक पजल। पहली बात, भागने से पहले जल्दी बता दो सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा मैं अभी, ठीक है। सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और बिलीफ रखिए आपको इसी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। मैं आउट ऑफ द बुक्स कोई भी चीज़ें नहीं करवाऊंगा, वही चीज़ें करवाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड रेलेवेंट होंगी, इधर उधर की बातें भी नहीं करेंगे, काम से मतलब रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी मैं टाइप्स यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उन्हीं में से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा फॉर श्योर। तो ये था हमारा तीसरा सेशन अल्फान्यूमेरिक पजल। इससे पहले हम 2 टॉपिक से कवर कर चुके हैं, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें एक और जुड़ गया अल्फान्यूमेरिक पजल। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लो, नहीं देखनी है तो चाहे एटलीस्ट पीडीएफ सॉल्व कर लो, वैसे देख लोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे सेशन। डबल स्पीड के साथ देखो चाहे, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि आपको एक्चुअल टेक्निक का पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इस सेशन में इतना ही, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिलेगी। ओके, जल्दी ही मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ, होपफुली डायरेक्शन टेस्ट के साथ, जल्दी ही मिलते हैं, टेक केयर।